गुड मॉर्निंग नील। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक्चुअली ये ओवरहेड का ही पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग एक बार अलग से ही हम लोग कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन मतलब इसका कंसेप्ट जो है, मतलब बेस जो है वो ओवरहेड जैसा ही है, लेकिन इसमें टेक्निक थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, तो देखो हम बताते हैं क्या होगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसको बोला जाता है एबीसी कॉस्टिंग। ठीक है, इसको बोला जाता है एबीसी कॉस्टिंग। पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये क्या होता है। ऐसे करके लिखा हुआ रहता है एबीसी कॉस्टिंग। तो ये एक्चुअली सिमिलर टू ओवरहेड ही है। ठीक है, तो ओवरहेड में हम लोग क्या करते थे, ओवरहेड का मतलब क्या होता है, ओवरहेड का मतलब होता है सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे, है ना। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस जो भी है वो हो गया। ये सबको हम लोग कैसे प्रोडक्ट में चार्ज करें, क्यों प्रॉब्लम क्यों होता है हम लोगों को। रेंट का खर्चा, हमें पता है कि रेंट का खर्चा मान लो किसी का कोई एक फैक्ट्री का 50,000 है, लेकिन वो प्रोडक्शन में कैसे चार्ज करेगा, उसी वजह से हमें ओवरहेड पढ़ना पड़ रहा था। ठीक है, अब ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज आल्सो सिमिलर टू ओवरहेड। फिर इसे पढ़ने का क्या जरूरत है, अगर ये ओवरहेड के तरह ही है तो फिर इसे अलग से क्यों पढ़ेंगे। मतलब है बेसिकली ओवरहेड के साथ ही, लेकिन इसे हम लोग अलग स्टार्टिंग कर रहे हैं ना फिर से। ऐसा तो नहीं कि ओवरहेड के अंदर ही पढ़ लिया, तो इसे अलग से फिर पढ़ने का क्या जरूरत है। ठीक है, तो देखो ये होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, ये सब हम लोग देख रहे थे कि हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर का खर्चा कैसे फिनिश गुड्स में अप्लाई करें। दैट्स वाई हम लोग ओवरहेड कॉस्टिंग पढ़े। अब हम लोग सिमिलर टू ओवरहेड कॉस्टिंग एक कॉस्टिंग टेक्निक पढ़ेंगे, सिमिलर। गुड मॉर्निंग पंकज। गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, सिमिलर टू ओवरहेड कॉस्टिंग। ठीक है, सिमिलर टू ओवरहेड कॉस्टिंग है ये। ठीक है, सिमिलर टू ओवरहेड कॉस्टिंग क्या है, एबीसी कॉस्टिंग। ठीक है, एबीसी कॉस्टिंग। अब एबीसी कॉस्टिंग का मतलब क्या हो गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, चैप्टर का नाम ही हम लोग का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो कॉस्टिंग क्या होता है, अगर कोई पूछे तो कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्टिंग को क्या बोलेंगे, क्योंकि बेसिक जब हम लोग करते हैं तो वहां पर हम लोग कॉस्ट कॉस्टिंग ये सबको अलग अलग हमें पढ़ना पड़ता है। तो अगर याद है तो मुझे बता सकते हो कि कॉस्टिंग क्या होता है, बता सकोगे कोई भी, कॉस्टिंग क्या होता है। कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग बेसिकली एक टेक्निक है। ठीक है, कॉस्ट कैलकुलेट करने का जो टेक्निक होता है, जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग। तो यहाँ पर हम लोग टेक्निक यूज करेंगे, वो टेक्निक कैसा होगा, एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो नाम से ही पता चल रहा है, अगर एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करके हम लोग कॉस्ट का कैलकुलेशंस करते हैं तब उस टेक्निक को बोला जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर टू ओवरहेड है तो ये भी किस चीज को लेकर डील करेगा, इट डील्स विथ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इसीलिए ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेके ही बात करेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पर भी सिमिलरली वही, दैट इज हो जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे हम लोग इसका कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए ओवरहेड के अलावा हम लोग दूसरा एक टेक्निक यूज करेंगे जिसको बोला जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब ये तो समझ गए सिमिलर टू ओवरहेड है, ओवरहेड में जो इनडायरेक्ट खर्चा जैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट किया, ओवरहेड का जैसे कॉस्टिंग किया, मतलब इनडायरेक्ट खर्चों का जैसे हम लोगों ने कॉस्ट कैलकुलेट किया, यहाँ भी वही कर रहा है। ठीक है, तो फिर ये अलग कौन से बात पे हुआ, मतलब अलग क्या हुआ, अभी तक तो अलग कुछ देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन अगर तुम लोग नाम देखोगे तो अलग दिखेगा। ये एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तभी हमें डिफरेंस पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड
कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, अब देखो डिफरेंसेस क्या क्या है। ओवरहेड कॉस्टिंग में जब हम लोग खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तब कैसे कर रहे थे, और एबीसी में कैसे करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। अगर ओवरहेड में खर्चा, पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ओवरहेड में खर्चा कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे होता है, ये नहीं पूछ रहे, टेक्निक अभी हम नहीं पूछ रहे, बोलो ओवरहेड में खर्चा कहाँ कहाँ हम लोग एपोर्शन करते हैं। प्रोसेस तो दो है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन होते कहाँ पर है, डिस्ट्रीब्यूशन करके हम लोगों को सेकेंडरी करता है प्राइमरी। हाँ वो तो ठीक है, मतलब जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लो रेंट का खर्चा हम लोगों ने सारे मतलब सारे जगह पे अपोर्शन किया या एलोकेट किया, जैसा भी हो, लेकिन कहाँ करते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो टेक्निक का नाम है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हो वो खर्चा लिखते कहाँ पर हो, ये हम पूछ रहे हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, लिखना कहाँ पर होता है, मतलब कॉलम का नाम याद करो, लिखना कहाँ पर होता है, ये सब क्या होता है, ये जो लिखा हुआ रहता है लिखना कहाँ पर होता है हम लोगों को। अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो लिखते कहाँ पर है, कोई भी देखो, कोई भी एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने लास्ट जो भी किया हुआ है, अच्छा यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ये ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन था, कहाँ पर लिखते, कहाँ पर हो, स्ट्रक्चर फॉर्मेट याद करो, कहाँ पर लिखते हो। रेंट का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट ऑब्वियसली कर दिए, बट रेंट का खर्चा कहाँ कहाँ लिखेंगे, डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट होता है ना, कितने तरह का डिपार्टमेंट होता है, हम लोग ओवरहेड में खर्चा डिपार्टमेंट में बांटते हैं। प्रोडक्शन और सर्विस। हाँ, तो प्रोडक्शन और सर्विस दो तरह का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, एक होता है प्रोडक्शन और एक होता है सर्विस। ठीक है, ये दोनों डिपार्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, खर्चा ये इस तरह के डिपार्टमेंट, ये टू टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट का ही तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा प्रोडक्शन में ट्रांसफर करता है, वो टेक्निक होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे कॉस्टिंग इज अ टेक्निक, तो ओवरहेड का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करने का मेन टेक्निक दो है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को एलाबोरेट करके हम लोग अगर समझना चाहे तो उसमें अपोर्शन एलोकेशन होता है। ठीक है, सेकेंडरी में भी एलोकेशन हो सकता है अगर वैसा गिवन है तो उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये सब टेक्निक हो गया, लेकिन खर्चे कहाँ पर देने होते हैं, डिपार्टमेंट में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर खर्चा डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा, यहाँ पर खर्चा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एक्टिविटी जहां पर हो रहा है, जिस डिपार्टमेंट में एक्टिविटी हो रहा है उसी डिपार्टमेंट में खर्चा एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा सोचा गया, उसका रीजन क्या है, देखो उसका रीजन ये है कि अगर मान लो हम लोग डिपार्टमेंट वाइज खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लोग के पास 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट मान लो सी डिपार्टमेंट जो है वो कोई काम करता ही नहीं है, मतलब वो एक्टिव नहीं है, वो डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं है। जैसे देखो जैसे एग्जांपल अगर देंगे तो वेस्ट बंगाल में अगर देखा जाए तो जो शहर है, जो मतलब लाइक कोलकाता या फिर बाकी मुझे नहीं पता, कोलकाता में कॉमर्स का जितना क्रेज है, मतलब लोग कॉमर्स ज्यादा पढ़ते हैं, बाकी चीजों को कम पढ़ते हैं। ठीक है, जस्ट अगर वेस्ट बंगाल के विलेजेस में जाओगे वहां पर दिखेगा हम लोगों के लोग ज्यादा क्या करते हैं ना, लोग ज्यादा आर्ट्स या साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, और कॉमर्स जो है कम पढ़ते हैं। मैंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट मतलब थोड़ा सा पास से देखा है, जैसे मिदनापुर वगैरह में तो वैसे ही होता है, झारग्राम वगैरह में। ठीक है, तो वहां पर लोगों को कॉमर्स पढ़ाई होता ही नहीं है। तो हम लोग के स्कूल में जहां पर मेरा नेटिव है, तो वहां पर ऐसा है कि कॉमर्स डिपार्टमेंट तो था, लेकिन वहां 0 नंबर ऑफ बच्चे, मतलब पहले सुना है मैंने कि पहले कॉमर्स का क्रेज वहां भी था। ठीक है, तब कॉमर्स ही ज्यादा लोग पढ़ते थे, आर्ट्स या साइंस का उतना ये नहीं था। लेकिन आज ऐसा सिचुएशन है, एटलीस्ट जब हम लोग स्कूल में थे तब हमारे कोई कॉमर्स वाले दोस्त नहीं थे, मतलब कॉमर्स कोई नहीं पढ़ता था, या तो आर्ट्स या तो मैक्सिमम आर्ट्स, बहुत ही कम लोग साइंस। ठीक है, और कॉमर्स 0। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो डिपार्टमेंट बना हुआ है स्कूल में, तो क्या गवर्नमेंट के तरफ से उसका फंड अलॉटमेंट होता है कि नहीं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट बना हुआ है तो उसके रिगार्डिंग टीचर वगैरह तो होंगे, तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा, उसके रिगार्डिंग जो है अलॉटमेंट होता है। लेकिन उस डिपार्टमेंट में कोई एक्टिविटी नहीं है, तो क्या वो अलॉटमेंट बेकार है, सोचो।
मतलब जो भी पैसा दिया जाता है, या फिर साइंस में भी क्या होता था, ज्यादा लोग नहीं होते थे लेकिन उसका लैब वैब जो भी बना हुआ था, लैब में मान लो अगर मतलब 10 बच्चे के जगह है तो हार्डली 5 या 4 बच्चा ही साइंस पढ़ रहा है, तो बाकी अलॉटमेंट तो हमारा बेकार है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर एक्टिविटी नहीं हो रहा है, क्या उसमें खर्चा एलोकेट करना सही होगा, या फिर जहां पर जो डिमांड है उस हिसाब से करना चाहिए? बोलो। अगर एक्टिविटी नहीं हो रहा है तो क्या उसमें फंड एलोकेट करना, मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल बोल रहे हैं कि अगर फंड एलोकेट कर रहे हैं तो वो उसमें जस्टिफिकेशन तो कुछ है नहीं। हाँ कि ना बोलो। हेलो। यस मैम। है ना, तो फिर वो इसीलिए बस यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल दे रहा है। तो डिपार्टमेंट वाइज खर्चा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना काफी नहीं होता है, हमें एक्टिविटीज भी देखनी चाहिए। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन में कैंटीन बनाया गया था, डिपार्टमेंट कैंटीन का। कैंटीन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन या सर्विस? कैंटीन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन या सर्विस डिपार्टमेंट होता है? अगर किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट क्यों, वो सपोर्टिव डिपार्टमेंट है। वो अगर किसी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैंटीन डिपार्टमेंट बना हुआ है तो उनको हेल्प ये हो जाता है कि बाहर जाके खाना नहीं पड़ेगा, टाइम बच जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कैंटीन डिपार्टमेंट बनाया जा सकता है। लेकिन मान लो वो एक्टिव नहीं है, ठीक है, वो एक्टिव नहीं है, वहां पर कुछ खाना वाना बनता ही नहीं है, बस डिपार्टमेंट बना के रखे हैं। और अगर हम लोग ओवरहेड कॉस्टिंग कर रहे हैं तो कैंटीन में भी खर्चा एलोकेट कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैंटीन का जब एक्टिविटी होता ही नहीं है तब उसमें खर्चा एलोकेट करके क्या होगा, ठीक है। उसी तरह से इसीलिए इस चीज को मतलब ये ओवरहेड कॉस्टिंग से बेटर ऐसा सोचा गया कि अगर एक्टिविटीज वाइज हम लोग खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो ज्यादा जस्टिफाइबल होगा। इसी वजह से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आया, ठीक है। तो देखो ये सब तुम लोग ठीक से सुनोगे तो थियोरिटिकल भी तुम लोग आराम से लिख पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया एक्टिविटीज के हिसाब से होता है। एक्टिविटीज हिसाब से कैसे होगा, जैसे ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट, एक्टिविटीज के हिसाब से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। अब प्राइमरी एक्टिविटी जो है, प्राइमरी एक्टिविटी जो है, या ये कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा, बोलो। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी एक्टिविटी क्या होगा, प्रोडक्शन रिलेटेड या फिर सपोर्टिव रिलेटेड, रिलेटेड। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन। ठीक है। तो इसके नीचे तुम लोग लिखो, जगह नहीं है, हम ऐसे करके लिख देते हैं, इसका यहाँ पर लिख देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए ये हो जाएगा प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी, ठीक है। और ये हो जाएगा सपोर्ट और सर्विस एक्टिविटी, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी, ये हो गया प्राइमरी एक्टिविटी। तो अगर हम लोग खर्चे को, इनडायरेक्ट खर्चे को, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट खर्चा प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट शीट में आता है, ठीक है। कॉस्ट शीट में इनडायरेक्ट खर्चा भी आता है लेकिन वो डायरेक्टली आ जाता है, लेकिन इसमें हमें खर्चे को क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन। तो ये देखो, तो यहाँ पर जो हो रहा है कि एक्टिविटी के हिसाब से अगर हम लोग अपना ओवरहेड का खर्चा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम लोग बोलेंगे हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी में प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी होगा, जैसे डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन था और सर्विस था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अच्छा इधर इधर इसके नीचे लिखना है और इसके नीचे लिखना है, ठीक है। डिपार्टमेंट के नीचे लिखो कॉस्ट वाज कैलकुलेटेड फॉर डिपार्टमेंट, ठीक है। ये याद रखने के लिए जो भी अभी तक मैंने बोला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो इधर, मतलब जस्ट इसके नीचे कॉस्ट आर एलोकेटेड, कॉस्ट विल भी लिख दो, कॉस्ट विल भी, इसको भी विल भी लिख दो, कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर ईच एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे ओवरहेड में हम लोग क्या करते थे, हम लोगों ने पहले डिपार्टमेंट देख लिया, क्या क्या डिपार्टमेंट है, फिर उस डिपार्टमेंट में खर्चे को, डिपार्टमेंट को हम लोगों ने प्रोडक्शन और सर्विस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर वहां पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर हम लोगों ने क्या किया, खर्चे
खर्चे को एब्जॉर्ब करवाया, कहां पर, 1 यूनिट फिनिश गुड्स में। तो यहाँ पर लिखेंगे आइडेंटिफाइड ओवरहेड, identified the overhead in 1 unit of फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना पड़ता है, ओवरहेड कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते थे, 1 यूनिट फिनिश गुड्स में हम लोग जो खर्चे को इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं कर पाते उसे हम लोग इनडायरेक्ट खर्चा बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक को यूज करके 1 यूनिट फिनिश गुड्स में उस खर्चे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का भी एंड ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाइड द ओवरहेड इन 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो एंड दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। ठीक है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है कि हमें ओवरहेड के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओवरहेड कॉस्टिंग भी वही है, एबीसी कॉस्टिंग भी वही है, मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी वही है, लेकिन इसका वे अलग है, इसका वे अलग है, लेकिन एंड दोनों का बराबर है। इसको भी आइडेंटिफाई, इस टेक्निक का भी जो कंक्लूजन है वो ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना है ओवरहेड के खर्चे को 1 यूनिट फिनिश गुड्स में, और यहाँ पर भी हमें आइडेंटिफाई करना है ओवरहेड के खर्चे को 1 यूनिट फिनिश गुड्स में। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर एलोकेटिंग कॉस्ट टू वेरियस डिपार्टमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये जस्ट एक लिखवा रहे हैं स्टेटमेंट की तरह। ठीक है, कि एक बार पता करने के लिए क्यों वेरियस डिपार्टमेंट में खर्चे को एलोकेट करना हमेशा सही नहीं होता है, उसका मैंने लॉजिक भी बताया। क्योंकि अगर कोई डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं है तो फिर उसमें वो खर्चा करने का तो फायदा नहीं है। तो एलोकेटिंग कॉस्ट टू वेरियस डिपार्टमेंट इज नॉट करेक्ट एज देयर आर वेरियस एक्टिविटी which are taking place in department, whatever is the cost incurred due to carrying on some activity। ठीक है, सिर्फ डिपार्टमेंट के हिसाब से गुड मॉर्निंग अंश, गुड मॉर्निंग मैम। देखो सिर्फ डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या लिखा है मैंने, देखो एलोकेटिंग कॉस्ट टू वेरियस डिपार्टमेंट इज नॉट करेक्ट। हमेशा डिपार्टमेंट के वाइज कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना सही नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, और उसी हिसाब से हमारा कॉस्ट इनकट होना चाहिए कि क्या एक्टिविटी कैरी ऑन हो रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मैम को थोड़ा difference- ऊपर कीजिएगा। अच्छा, difference is just that there are difference is just that here we taking the cost of activity rather than डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमारा डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंस ये है कि हम लोग डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट के जगह एक्टिविटी वाइज कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना ज्यादा लॉजिकल मानेंगे। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड आउट द एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट एंड ट्राई टू fix try to find cost of those activity instead of
द कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है, जो भी इतना देर से हम बोल रहे थे कि हम लोग का ओवरहेड कॉस्टिंग और एक्टिविटी कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है, उसको जस्ट मैंने अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिखा। तुम लोग अगर अच्छे से सुनोगे तो क्वेश्चन पढ़ के समझने में भी आसानी होगा कि तुम लोग को ओवरहेड कॉस्टिंग करना है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करना है, क्या बोला है, ठीक है, और दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, ये भी पता चलेगा। तो ये क्या लिखा है देखो, डिफरेंस इज जस्ट दैट here we taking the cost of activity rather than department से ज्यादा हम लोग एक्टिविटी पे ध्यान देंगे, so we need to find out the activity of the department। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस को करने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो डिपार्टमेंट का हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यहाँ तो डिपार्टमेंट का नहीं करेंगे एक्टिविटी वाइज, बट एक्टिविटी परफॉर्म कहाँ होगा, डिपार्टमेंट के अंडर। तो डिपार्टमेंट में कौन सा एक्टिविटी चल रहा है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा, चल भी रहा है कि बंद है, तभी वहां खर्चा एलोकेट होगा। सो वी नीड टू फाइंड आउट द एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट को कंसीडर तो करना है, बट सिर्फ डिपार्टमेंट देख के हमें खर्चा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, डिपार्टमेंट में क्या एक्टिविटी हो रहा है उसको देख के खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड ट्राई टू फाइंड आउट कॉस्ट दोज एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, उस एक्टिविटीज को फाइंड आउट करना है, फिर हमारे खर्चे को, ओवरहेड खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिर्फ डिपार्टमेंट को देख के ही हमें खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या करना पड़ता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब अभी तक हम लोग क्या नहीं कर पा रहे थे, अभी तक हम लोग ये नहीं लास्ट में इंस्टीड है या फिर क्या है? इंस्टीड है, ये आर लिख दिया है ना मैंने, मुझे लग रहा है ऐसा, इंस्टीड, ये एक आर ज्यादा हो गया, आर कहां से आ गया, INSTEAD, इंस्टीड ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट। अच्छा, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जैसे देखो हम लोग को ये नहीं पता होता है कि रेंट का खर्चा डायरेक्टली कैसे हम लोग एक यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई करें, ठीक है, या फिर जिनको सैलरी दे रहे हैं उनका खर्चा कैसे एक यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई करें, ठीक है। जैसे मैंने बहुत बार टेलर वाला एग्जाम्पल दिया है कि टेलर, अगर कोई ड्रेस मेटेरियल हम लोग टेलर के पास लेके जाते हैं तो वो बना के दे देते हैं, तो ड्रेस मेटेरियल का प्राइस क्या है, टेलर का चार्जेस क्या है, अब ड्रेस जब बन के रेडी हो जाएगा हम लोग इजीली बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर टेलर से पूछोगे कि उसमें कितना धागा का खर्चा हुआ है, टेलर नहीं बता सकेगा, है ना, कितने धागे का खर्चा हुआ है वो टेलर के लिए बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो धागा जो लगा हुआ रहता है उनके मशीन पे, अब वो जब खत्म होता है तभी नया चढ़ाते हैं या फिर कलर के हिसाब से वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका कॉस्टिंग उस तरह से नहीं करते हैं, है ना। तो वो छोटा छोटा जो चीज होता है, मतलब इनडायरेक्ट मेटेरियल हो गया ये धागा, जैसे मैंने बोला, ठीक है, ये सब बता पाना उतना आसान नहीं होता है टेलर के लिए भी, मतलब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि कैलकुलेट तो करना ही है, कैलकुलेट तो करना ही है, उन्होंने जो अपना वेजेस जोड़ा है ना उसमें सारा खर्चा वर्चा जोड़ के ही बोला होगा। लेकिन ये जो छोटा छोटा खर्चा, या फिर जहां पर टेलरिंग का काम चल रहा था वहां पर जो लाइट पंखा वगैरह बत्ती जल रहा था उसका खर्चा भी तो कस्टमर से ही निकालना है, वो अपने पॉकेट से थोड़ी ना देना है। तो इनडायरेक्ट खर्चे जो हम लोग डायरेक्टली एक यूनिट फिनिश गुड्स देख के नहीं बता पाते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, या तो ओवरहेड कॉस्टिंग के साथ या तो एक्टिविटी। एक्टिविटी बेटर ऑप्शन है क्योंकि वहां पर हम लोग ये भी देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर एक्टिविटी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर चल रहा है तभी अपोर्शन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, और कैसा चल रहा है उसके ऊपर। अब ये तो हो गया हम लोग कैसे खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद करना क्या है, उस खर्चे को चार्ज करना है प्रोडक्ट में, फिनिश्ड गुड्स में, ताकि हम लोग उसको कस्टमर से रिकवर कर पाए, क्योंकि जब तक कॉस्ट नहीं पता होगा तब तक हम लोग मार्केट में चीज को सेल नहीं कर पाएंगे, हमारे फिनिश्ड गुड्स को बेच नहीं पाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट लगा के। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ओवरहेड में एब्जॉर्प्शन कैसा होता था और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कैसा होगा, क्या कोई डिफरेंस है, देखते हैं। देखो, absorption was done on some basis, like बेसिस क्या क्या था, जैसे कि देखो डायरेक्ट मेटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट मेटेरियल था, और क्या था, डायरेक्ट लेबर था, ठीक है, डायरेक्ट लेबर था, प्राइम कॉस्ट था, मशीन आवर था, ठीक है, मशीन आवर था। तो अगर तुम लोग को याद आ रहा है, ऐसा 6 टेक्निक था, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, मशीन आवर, ठीक है, और क्या था, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है,
डायरेक्ट वेजेस, इस तरह से 6 टेक्निक था। मैंने यहाँ पर 3 4 5 और एक क्या रह गया, डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, मशीन आवर, डायरेक्ट वेजेस और एक यूनिट, ठीक है, प्रोड्यूस्ड यूनिट के हिसाब से था। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, खर्चा को कैलकुलेट करके फिर ये चेक कर रहे थे कि जो प्रोडक्शन हुआ था वो कैसा ओरिएंटेड था, मतलब क्या उसमें मेटेरियल का खर्चा मेजर पॉइंट था। अगर मेटेरियल का खर्चा मेजर पॉइंट था तो खर्चा जो भी हुआ, ठीक है, टोटल ओवरहेड जो भी आया डिवाइडेड बाय हमें क्या करना था, डायरेक्ट मेटेरियल, ठीक है। फिर हम लोग इस खर्चे को मेटेरियल के हिसाब से फिनिश गुड्स में एब्सॉर्ब करवा रहे थे, या फिर डायरेक्ट लेबर, या फिर प्राइम कॉस्ट, या फिर मशीन आवर, या फिर डायरेक्ट वेजेस, जहां पर जो एप्लीकेबल होगा। मेटेरियल कब होता था, जब मेटेरियल का खर्चा मेजर होता था। लेबर आवर, ये लेबर आवर है, लेबर आवर कब होता था, अगर हम लोग लेबर ओरिएंटेड काम करवा रहे हैं तब लेबर आवर बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करो। प्राइम कॉस्ट कब होता था, जब 50% मेटेरियल का मेजोरिटी है, 50% लेबर वेजेस का मेजोरिटी है, ठीक है, तब प्राइम कॉस्ट बेसिस पे। अगर मशीन ओरिएंटेड काम ज्यादा होता है, अगर हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो रखा है, यानी मशीन वगैरह को खरीदने का, तो मशीन ओरिएंटेड काम ज्यादा होता होगा तभी मशीन खरीदा है ऑर्गेनाइजेशन ने, तो फिर मशीन आवर बेसिस पे। और अगर वेजेस मतलब लेबर को पेमेंट ज्यादा दिया जा रहा है तो वेजेस बेसिस पे, ठीक है। तो ये हो गया ओवरहेड को एब्जॉर्ब, ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन का तरीका। अब एबीसी कॉस्टिंग जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यहां पर भी एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन कैसे होगा, तो देखो, एब्जॉर्प्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। ये जो है ऐसे भी पूछा जाता है, ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, ऐसा बहुत बार पूछा जाता है। तो कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, ओवरहेड के खर्चे को फिनिश गुड्स तक लेके जाएंगे। अब ये कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, देखो, कॉस्ट ड्राइवर का मतलब, कॉस्ट ड्राइवर हो गया फैक्टर्स दैट causes a change in the cost of an activity, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी को अगर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एक्टिविटी का कॉस्ट अगर चेंज होता है, लाइक कॉस्ट बढ़ रहा है कि कॉस्ट घट रहा है, मतलब आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, तो उसमें कौन सा फैक्टर जो है वो इफेक्टिंग है, कौन सा फैक्टर जो है वो इफेक्टिंग है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। ये तो गया डेफिनेशन, बट इसको हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि तुम लोग याद रख पाओगे और खुद से लिख भी पाओगे। तो जैसे मान लो एक कार ड्राइव हो रहा है, ठीक है, ड्राइविंग एक कार, ठीक है, हम लोग एक कार ड्राइव कर रहे हैं, या फिर तुम लोग सब कोई सोचो कि तुम लोग एक गाड़ी चला रहे हो, तो ये तुम लोग का क्या हो गया, एक्टिविटी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसमें मेजर कॉस्ट क्या है। गाड़ी चलाना तो एक एक्टिविटी हुआ ना, एक्टिविटी मतलब कोई टास्क करना, तो अगर हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का मेजर कॉस्ट कहाँ इंक्लूड होता है, खरीदने का मत बोलो, खरीद लिए हो गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो खरीदना ऑब्वियसली मेजर कॉस्ट है, लेकिन हम तो वो नहीं पेट्रोल बोल, डीजल। हाँ मतलब जो फ्यूल का खर्चा बोल सकते हैं, ठीक है, फ्यूल कॉस्ट। गाड़ी खरीदने का नहीं होगा क्योंकि मैंने बोला है ड्राइविंग ए कार, उस पे हमारा मेजर कॉस्ट क्या है, ठीक है, परचेजिंग ए कार नहीं बोला है, तो उसमें मेजर कॉस्ट होता है गाड़ी का जो परचेजिंग कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि फ्यूल कॉस्ट जो है वो किस पे डिपेंड करके बढ़ सकता है कि घट सकता है, मतलब फ्यूल का कॉस्ट हमारा कब बढ़ेगा कि घटेगा, फ्यूल कॉस्ट कब बढ़ेगा घटेगा, फ्यूल ज्यादा कॉस्ट। स्पीड में चलाने पे माइलेज कम देता है। अच्छा हाँ, ये एक तो पॉइंट है, लेकिन मेन पॉइंट बोलो एक बार, ठीक है, मतलब ये तो ऑब्वियसली है, मतलब बोलना चाह रहे हो कि स्पीड के हिसाब से, ठीक है, ये समझ में आया कि स्पीड के हिसाब से हो सकता है। इसके अलावा फ्यूल कॉस्ट मेनली किस पे डिपेंड करता है, मैम डिस्टेंस पे कितना देर चला रहे हैं, कितना दूर हाँ, चला रहे हाँ कितना देर चला रहे, कितना ये तो करता ही है, ये ऑब्वियसली, ये ठीक है कि किलोमीटर या डिस्टेंस कवर पे करता है, ज्यादा दूर जाएंगे तो ज्यादा खर्चा होगा, कम जाएंगे तो कम खर्चा होगा, और एक चीज पे भी तो डिपेंड करेगा, ये सही बोल रहे हो, लेकिन मार्केट में फ्यूल का कॉस्ट क्या होता है, अप एंड डाउन होता है कि नहीं होता है ना, तो मार्केट प्राइस पे भी तो डिपेंड करेगा कि हम लोग का फ्यूल का कॉस्ट क्या हो रहा है, कि अगर थोड़ा मतलब पेट्रोल डीजल कम होता है प्राइस उसका, तो कम खर्चा होता है, सेम डिस्टेंस का कम खर्चा होता है ना, या फिर सेम डिस्टेंस का हमारा ज्यादा भी हो सकता है, तो दो यहाँ पर रीजन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्यूल कॉस्ट विल
depend on price, so it can change the cost, that is इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस पे भी डिपेंड करेगा ना कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, तो उसके ऊपर ये कॉस्ट चेंज हो सकता है। और एक रीजन जो तुम लोग बताए डिस्टेंस पे, ठीक है, ज्यादा चलाओगे तो ज्यादा खर्चा होगा, ठीक है। तो फ्यूल कॉस्ट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ किलोमीटर्स, किलोमीटर्स और डिस्टेंस बी कवर्ड, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस जा रहे हैं उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो x से y का डिस्टेंस है 100, तो उस पे हमारा फ्यूल कॉस्ट जो होगा, ठीक है। और अगर x से y का डिस्टेंस, मतलब ये मान लो दो प्लेसेस है, x से y जा रहे हैं, अगर डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, तो उसमें हमारा फ्यूल कॉस्ट क्या होगा, तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा होगा, इसमें इसके कंपैरिजन में कम होगा। तो ये हो गया डिस्टेंस का मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर कौन सा हुआ, कॉस्ट ड्राइवर कौन सा हुआ, यहाँ पर प्राइस हो गया, और यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर कौन सा हुआ, सेकंड वाले पॉइंट में कॉस्ट ड्राइवर कौन सा हुआ, कॉस्ट ड्राइवर ये है वो फैक्टर जिस वजह से हमारा कॉस्ट कम या ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर कौन हो गया, किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों केसेस में देखो कॉस्ट ड्राइवर क्या क्या हुआ। पहले वाले केसेस में अगर हम लोग देखें, कॉस्ट ड्राइवर जो है वो हम लोग का हो गया मार्केट प्राइस, है ना। लेकिन ये देखो, ये हम लोग कॉस्ट ड्राइवर डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वो हमारे एक्टिविटी में नहीं आ सकता, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग एग्जैक्टली कॉस्ट ड्राइवर नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जैक्टली कॉस्ट ड्राइवर क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे एक्टिविटी पे नहीं डिपेंड करता है। हमारे एक्टिविटी पे ये दोनों में से कौन सा डिपेंड करेगा, क्योंकि हम लोग तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। इन जनरल ये दो रीजन है कि हमारा जो है गाड़ी में जो तेल का खर्चा है वो ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन हमारा एक्टिविटी क्या है, क्योंकि मार्केट प्राइस का अप एंड डाउन हमारा एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये वाला एग्जांपल भी हम दे रहे थे, ये अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन ये तो मार्केट प्राइस की वजह से हो रहा है, लेकिन वो तो हमारा एक्टिविटी बेस्ड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग गाड़ी कम चलाए या ज्यादा चलाए उससे मार्केट प्राइस तो अप एंड डाउन होने वाला है नहीं। तो फिर सेकेंड वाला केस हमारे एक्टिविटी डिपेंडेंट है, तो हमारा एक्टिविटी इसमें क्या होगा, फिर कॉस्ट ड्राइवर क्या हो जाएगा, ये वाला तो नहीं लिखना चाहिए हमें। फिर हमें क्या लिखना चाहिए, क्या लिखेंगे, किलोमीटर, है ना। किलोमीटर हो गया हमारा, किलोमीटर इज माई कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर हो गया कि फैक्टर, ऐसा एक फैक्टर दैट कॉजेज ए चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, गाड़ी चला रहे, ठीक है। तो गाड़ी चला रहे तो इसमें मेजर खर्चा फ्यूल का आता है, जो खर्चा हमारा मार्केट प्राइस से इंपैक्टफुल हो सकता है और डिस्टेंस कवर से इंपैक्टफुल हो सकता है, बट एक्टिविटी के वाइज अगर बोले तो सेकंड वाला पॉइंट हमारे लिए वैलिड होगा, फर्स्ट वाला पॉइंट तो होगा नहीं। तो हम लोग का कॉस्ट ड्राइवर क्या हो गया, किलोमीटर जो हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर सपोज हमारा फ्यूल कॉस्ट हो गया ₹1000, ठीक है। कितना किलोमीटर रन हुआ, सपोज किलोमीटर रन हुआ 100 किलोमीटर रन हुआ और इतना हो गया फ्यूल कॉस्ट। तो कॉस्ट पर किलोमीटर कितना आ गया, मतलब पर किलोमीटर में हम लोगों का फ्यूल कॉस्ट, मतलब फ्यूल का खर्चा कितना हो गया, ये हो जाएगा ₹10 पर किलोमीटर, ठीक है। तो इसको कॉस्ट ड्राइवर के यूनिट में कैसे लिखेंगे, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर ₹10 पर किलोमीटर, ठीक है। तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, तो हम लोगों ने पहले कॉस्ट ड्राइवर क्या है वो समझा, क्यों समझा, क्योंकि अगर हमें एब्जॉर्प्शन करवाना है इनडायरेक्ट खर्चे को फिनिश्ड गुड्स में, तो हमें कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें कॉस्ट ड्राइवर पता होना चाहिए। और कॉस्ट ड्राइवर क्या है, वो ऐसा एक फैक्टर है जो हमारे एक्टिविटी को क्या कर सकता है, एक्टिविटी के कॉस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। और उसे हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर कर रहे थे ना, रुपीज पर रुपीज
परसेंटेज ऑफ रुपीज इन डायरेक्ट मेटेरियल, ये परसेंटेज में आ रहा था, परसेंटेज ऑफ लेबर, ठीक है, या फिर रुपीज पर लेबर आवर, ठीक है, और यहाँ पर हो रहा था रुपीज पर मशीन आवर, ये दोनों पे क्या हो रहा था, रुपीज में आ रहा था, और ये मेटेरियल प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट वेजेस में परसेंटेज में आ रहा था, यूनिट में आता है रुपीज पर यूनिट में, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से यूनिट क्या हो जाएगा, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर बोल के, ठीक है, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर बोल के। अच्छा, अब ये जो भी बोला इसको थोड़ा सा हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। देखो, द फैक्टर दैट कॉजेज ए चेंज इन कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी is called cost driver. And first we should know what is एन एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करना है तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कोई भी डिपार्टमेंट का एक्टिविटी क्या है। द फैक्टर दैट कॉजेज ए चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर, अभी अभी हम लोगों ने देखा। तो इसीलिए अगर कॉस्ट ड्राइवर क्या है वो कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ये चेक करना पड़ेगा कि हम लोगों का एक्टिविटी कौन सा है, ठीक है। अब हम लोग प्रोसेस में चल रहे, धीरे धीरे क्वेश्चन भी करेंगे कि कैसे हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी का कॉस्ट कितना है, तभी तो हम लोग उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, द फैक्टर दैट कॉजेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। तो देखो यहाँ पर क्या है, हम लोग को पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्टिविटी कौन सा है, फिर उस एक्टिविटी में कितना कॉस्ट इनकर्ड है, फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से ये एक्टिविटी का कॉस्ट हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेन प्रोसेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, ठीक है। अब स्टेप्स लिख लेते हैं कैसे करके कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो स्टेप्स इन, मैम इनको पीछे लीजिएगा। हो गया। यस मैम, हो गया। स्टेप्स इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अच्छा, फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई all activities into primary and secondary एक्टिविटीज, ठीक है। अब हम लोग मेन पार्ट में जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो हम लोग जस्ट समझ रहे थे, ठीक है। ये सब जो भी हम लोगों ने लिखा है, जो भी समझा उसके हिसाब से लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मेनली जैसे हमें क्वेश्चंस में करना पड़ेगा, हमें एक्टिविटीज को सिर्फ फाइंड आउट ही नहीं करना है, हमें उसे प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी में एक्टिविटी के हिसाब से आइडेंटिफाई करना है। जैसे ओवरहेड में हम लोग प्रोडक्शन और सर्विस में आइडेंटिफाई करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी के हिसाब से हमें एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेकंड क्या करना पड़ेगा, सेकंड हम लोग करेंगे प्राइमरी
डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर भी वही होगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी होगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी वहां पर हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें क्या हो सकता है, जैसे वहां पर हो रहा था एलोकेशन भी हो सकता है, अगर हमें डायरेक्टली वैल्यूज गिवन है कि कौन से एक्टिविटी का कितना खर्चा है, या फिर एपोर्शन करना पड़ सकता है कि अगर हमें गिवन नहीं है, टोटल में गिवन है और एक पर्टिकुलर बेसिस बता दिया है, तो हम लोग उसके बेसिस पे उसे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एपोर्शनमेंट, ठीक है। एपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ओवरहेड में कर रहे थे जस्ट लाइक वैसा ही सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या होगा, एपोर्शनमेंट होगा, ठीक है। नॉर्मली इसमें एपोर्शनमेंट होता है, एलोकेशन कम ही होता है, ठीक है। फिर भी अगर दिया हुआ है तो एलोकेशन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। एपोर्शनमेंट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज कॉस्ट एमंग प्राइमरी एक्टिविटीज, मतलब जो भी हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों एक्टिविटीज में होगा। फिर सेकेंडरी एक्टिविटी में जो भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आया हुआ है वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी में ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि हम लोग ओवरहेड में करते थे। एपोर्शनमेंट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज कॉस्ट अमंग प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है बाई चांस, अगर ओवरहेड नहीं किया हुआ है जिन लोगों का भी, हम इतना बोल सकते हैं कि अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा, उतना भी टफ नहीं है, ठीक है। मतलब अभी ये लिख रहे हैं, जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो बता देंगे ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अपोर्शनमेंट ऑफ सेकेंडरी सेकेंडरी एक्टिविटीज कॉस्ट अमंग प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी इज कॉल्ड, देखो जैसे टोटल ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, टोटल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लेकिन यहाँ पर इसका एक नाम है, क्या नाम है, प्राइमरी एक्टिविटी का टोटल खर्चा ऐड करने से जो आता है उसे यहाँ पर बोला जाता है कॉस्ट पूल, ठीक है। उस ये नाम है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जब हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम लोग का क्या आता है, टोटल ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओवरहेड में हम लोग लिखते थे टोटल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यहाँ पर इसका ही नाम हो जाता है कॉस्ट पूल, ठीक है। इसका नाम होता है कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल का मतलब ऐसे लिख सकते हो, टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस प्राइमरी एक्टिविटीज विद इन ए डिपार्टमेंट, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्राइमरी एक्टिविटीज विद इन ए डिपार्टमेंट, कोई एक डिपार्टमेंट, ठीक है, मान लो कोई एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके अंडर जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, मान लो डिपार्टमेंट ए है और इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, मान लो एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2 ये सब जो हो रहा है, इसमें जब हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसका जो टोटल है, टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस प्राइमरी एक्टिविटीज विद इन अ डिपार्टमेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट पूल बोलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग कॉस्ट पूल बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट और एक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ नंबर, आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी, ठीक है। फिर हमें सारे एक्टिविटी का, हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट ड्राइवर वो फैक्टर है जिससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे एक्टिविटी का कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है
क्यों हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट ड्राइवर वो फैक्टर है जो हमें ये बता देगा कि हम लोग का एक्टिविटी का कॉस्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्यों घट रहा है या फिर क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन करवाना है ओवरहेड ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे ही हम लोग उसे एब्जॉर्ब करवाएंगे। ये पॉइंट देखो स्टार्टिंग में ही लिखा था, तभी तो जाके इतना सारा कॉस्ट ड्राइवर का पॉइंट बोला कि एब्जॉर्प्शन कैसे करवाना है, कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस में, जबकि ओवरहेड में ये सारे बेसिस पे होता था, ठीक है। फिर हम लोग उसे एब्जॉर्ब करवाएंगे कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस में, और कॉस्ट ड्राइवर वो फैक्टर है जो हमें ये बताएगा कि हमारा जो एक्टिविटी है उसका कॉस्ट कम या ज्यादा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होता है, एक्टिविटी कॉस्ट पूल, ठीक है, एक्टिविटी कॉस्ट पूल। जैसे अगर तुम लोग याद है तो ओवरहेड में हम लोग क्या करते थे, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय एप्रोप्रिएट बेसिस, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय एप्रोप्रिएट बेसिस होता था। बेसिस में जो बेसिस मैंने वहां पर लिखा है, तो यहाँ पर टोटल ओवरहेड को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय क्या करना है, कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमें करना पड़ेगा कॉस्ट ड्राइवर। इस तरह से होगा, यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये खर्चा जो भी कम या ज्यादा हुआ है वो कॉस्ट ड्राइवर के वजह से हुआ है। बेसिस क्या है, कॉस्ट ड्राइवर, जो भी खर्चा आया है उसका फैक्टर क्या है, कॉस्ट ड्राइवर। तो कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यूनिट कुछ इस तरह से मिलेगा, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। ऐसे करने से हमें क्या मिल जाएगा, ऐसे करने से हमें मिलेगा कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, पर कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट कितना है, मतलब फैक्टर के वजह से कितना करके कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, पर फैक्टर की वजह से कितना करके कॉस्ट बढ़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। अब क्वेश्चन करने के पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें किस तरह का प्राइमरी एक्टिविटी या सपोर्टिव एक्टिविटी दे सकता है, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी या सपोर्टिव एक्टिविटी। तो देखो ऐसे लिखो, पर्टिकुलर, यहां पर लिखेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज सपोर्ट सर्विस, या फिर लिख सकते हो सपोर्टिव एक्टिविटीज, ऐसा भी चलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने डिपार्टमेंट वाइज खर्चे को डिवाइड नहीं किया, हम लोगों ने एक्टिविटी वाइज कर दिया, ठीक है। एक है प्राइमरी एक्टिविटीज और एक है सपोर्टिव सर्विस एक्टिविटीज भी लिख सकते हो, या फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। सेकेंडरीज का मतलब ही तो सर्विस प्रोवाइड करने वाला या सपोर्ट जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पर्टिकुलर्स में हम लोग क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्टिविटीज को, ठीक है। ये देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, देखो अभी मैंने स्टेप्स जब लिखवाए तब वहां पर यही लिखा है, आइडेंटिफाई ऑल एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स में हम लोग लिखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी, ये इसको सेकेंडरी भी लिख सकते हो, जैसे मैंने पहले ही बोला इसको सेकेंडरी भी लिख सकते हो, सेकेंडरी और सपोर्टिव और सर्विस एक्टिविटीज, ठीक है। तो हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लोग का प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सा है, सपोर्टिव एक्टिविटीज कौन कौन सा है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या क्या हो सकता है, जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। जैसे देखो यहाँ पर परचेज ऑफ मेटेरियल, परचेज ऑफ मेटेरियल, और क्या हो सकता है, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो सकता है, मतलब ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। ये प्राइमरी एक्टिविटीज हो सकता है, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना, ऑब्वियसली ये प्राइमरी एक्टिविटी ही होगा, प्राइमरी मतलब जो मेन होता है इक्विपमेंट का मेंटेनेंस, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका टेस्टिंग। ये मैंने तीन ऐसे एक्टिविटी दिखाए कि कोई एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये तीन एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी है एक ऑर्गेनाइजेशन का। बाकी हमें क्वेश्चन देगा तो हम लोग पढ़ेंगे वहां क्या क्या प्राइमरी एक्टिविटी, ये मैंने एक एग्जांपल दिया। और सपोर्टिव एक्टिविटी में हम रख रहे हैं कि
कैंटीन सर्विस, ठीक है, कैंटीन सर्विस। तो कैंटीन सर्विस जो प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये है सपोर्टिव या सेकेंडरी एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि कोई एक डिपार्टमेंट के अंदर प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी क्या क्या हो सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिए, आइडेंटिफाई ऑल एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें खर्चे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि ये इसके अंदर क्या क्या खर्चा हुआ है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये जो एक्टिविटी है, मटेरियल परचेस करने के चक्कर में क्या क्या खर्चा हो सकता है, ठीक है, वही तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, यहाँ पर लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। अब खर्चे जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब इनडायरेक्ट खर्चा क्या क्या हो सकता है। अब अगर हम लोग मटेरियल परचेस कर रहे हैं तो हो सकता है हम लोगों ने एक परचेज मैनेजर रखा हो, तो परचेज मैनेजर सैलरी, परचेज मैनेजर्स सैलरी, ये खर्चा हो सकता है इस एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। या फिर स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है, परचेस रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है ना, बिल विल बना रहे हैं, ठीक है, या फिर रिसीव कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो ये हो जाएगा हम लोग का स्टेशनरी का खर्चा। टेलीफोन का खर्चा हो सकता है उस डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, उस एक्टिविटी के अंदर। तो एक्टिविटी तो किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर ही हो रहा है, तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल जो एक्टिविटी हो रहा है उसके लिए स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है, टेलीफोन का खर्चा हो सकता है, ठीक है। परचेसिंग कॉस्ट जो है वो हो सकते हैं, परचेसिंग कॉस्ट जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट किस चीज का दे सकते हैं, जैसे जो रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं पेपर वगैरह में, ठीक है। टेंडर टेंडर बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये सब टेंडर का प्रोसेसिंग, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ये सब तो हो सकता है ना ऑर्गेनाइजेशन का। तो अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करने पे हम लोग का ये सारा खर्चा हो सकता है, जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कोई खर्चे में कोई एक जो है मिसिंग है, वो भी हो सकता है। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, ये अगर कोई एक्टिविटी है तो यहाँ पर क्या क्या खर्चा हो सकता है। मान लो ये इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए कोई एक इंजीनियर को रखा गया है, तो उनको सैलरी दिया जाता है, तो सैलरी ऑफ इंजीनियर। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, लूज टूल्स कंजम्पशन, एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट जो बन रहा है वो मार्केटेबल है कि नहीं, उसका टेस्टिंग वगैरह होता है, तो उसके लिए क्या खर्चा हो सकता है, जो टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। सैलरी ऑफ टेस्टिंग इंडिविजुअल्स जो ये काम परफॉर्म कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऑन टेस्टिंग इक्विपमेंट, और यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ मील्स, कॉस्ट ऑफ मील्स, कैंटीन सर्विस जो हो रहा है, कॉस्ट ऑफ मील्स एटसेट्रा, ठीक है। तो मैंने क्या एग्जांपल क्रिएट किया, मैंने यहाँ पर देखा कि अगर मैंने जो एग्जांपल लिखा है वो बेसिकली किस बात का है, अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर हम लोगों ने एक्टिविटी फाइंड आउट कर लिया है, प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकेंडरी एक्टिविटी देखा कि ये कैंटीन सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ये एक्टिव है, ये डिपार्टमेंट कैंटीन प्रोवाइड करने वाला डिपार्टमेंट एक्टिव है और इसके अंदर कैंटीन सर्विस प्रोवाइड होता है, दैट इज द एक्टिविटी। अच्छा, कैंटीन सर्विस प्रोवाइड होता है, दैट इज द एक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पर देखो परचेज ऑफ मटेरियल, ऐसे करके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब ये सब खर्चा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देखो क्या हुआ, पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया एक्टिविटीज को प्राइमरी और सेकेंडरी में, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी में एक्टिविटी, जैसे कैंटीन सर्विस, ये सेकेंडरी एक्टिविटी होगा, ये कभी प्राइमरी एक्टिविटी नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन, थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला। और सेकेंडरी एक्टिविटी वो होता है जो प्राइमरी एक्टिविटी को स्मूथली परफॉर्म करवाने के लिए किया गया है। जैसे कि कैंटीन होगा कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, अगर उनके बहुत ज्यादा स्टाफ है, खाने का जगह ज्यादा दूर है, तो फिर अगर कैंटीन में ही मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही, तो टाइम बच जाता है,
ठीक है, टाइम बचा सकता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से कैंटीन सर्विस जो है ये हमारा सेकेंडरी होगा, ये कभी प्राइमरी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सपोर्टिव सिस्टम है। क्यों? कैंटीन सर्विस नहीं होगा तो क्या ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा? नहीं। अगर यहाँ पर परचेज ऑफ मटेरियल का डिपार्टमेंट नहीं होगा, मतलब एक्टिविटी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन बंद हो सकता है। टेस्टिंग का एक्टिविटी नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो सकता है। प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज को प्राइमरी, और जो प्रोडक्शन को हेल्प करने के लिए जो एक्टिविटीज है उसे सेकेंडरी एक्टिविटीज बोलते हैं, ठीक है। और इसमें देखो इतने सारे एक्टिविटीज हो सकते हैं। हम लोगों ने खर्चा कैलकुलेट किया कि कोई भी एक एक्टिविटीज में, ये वाले एक्टिविटी में खर्चे किस वजह से हो सकते हैं, तो ये सारा रीजन हो सकता है, ठीक है। ये एग्जांपल्स है। अब हम लोग जब ये सारे चीजों को टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे करके लिखते हैं। सपोज अगर ये सब का टोटल कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे खर्चे को मान लो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। हमारे पास, मैंने यहाँ कोई अमाउंट नहीं लिखा है, लेकिन मान लो एक बार हम लोगों ने अगर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था, कर लिया है, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके मान लो अमाउंट आया 90,000, मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में खर्चा हुआ 90,000 टोटल, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट में हुआ सपोज 50,000। अब कैसे ये कैलकुलेट होगा वो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों ने देखा कि टोटल खर्चा इस एक्टिविटी डिपार्टमेंट में 90,000, इसमें हुआ 50,000। अच्छा, इसमें हो रहा है 40,000, ठीक है, और इसमें हो रहा है 25,000। ये हमारा हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कैसे होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन? याद है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? जो भी खर्चा दिया हुआ है या तो उसे एलोकेट कर देना है, या फिर उसे किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पे हमें उसे एपोर्शन करना है। मान लो एपोर्शन हुआ ये सारा खर्चा इंडिविजुअली, फिर टोटल ये आया। अब सेकंड हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड हमें ये सारे खर्चे को फिर से, ये जो कैंटीन डिपार्टमेंट का खर्चा है, ठीक है, मतलब जो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट का खर्चा है वो ट्रांसफर करना है। कहां पर? प्राइमरी एक्टिविटीज में। देखो यही लिखा था, पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, मतलब परचेज मैनेजर का सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेशनरी टेलीफोन का खर्चा को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, परचेसिंग कॉस्ट ये सब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वही चीज बोला है कि पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या होगा? एपोर्शनमेंट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी कॉस्ट एमंग प्राइमरी एक्टिविटीज। तो ये जो खर्चे हैं ये यहाँ पर ट्रांसफर करने पड़ेंगे। उसका लॉजिक ओवरहेड के तरह ही है। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये डिपार्टमेंट तो इनको हेल्प करने के लिए बना है, तो इसका इंडिविजुअल कोई खर्चा हम लोग नहीं दिखा सकते, और ये डायरेक्ट फिनिश गुड्स में जा भी नहीं सकता है। इसको इसी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट बोलेगा भाई तुमको हेल्प करने के लिए मुझे बनाया गया है, तो मेरा खर्चा हम क्यों बेयर करें, तुम लोग बेयर करो, ठीक है। मतलब ये जस्ट याद रखने के लिए बोला। तो ये डिपार्टमेंट का खर्चा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कैसे हो सकता है? देखो, apportionment of support activity। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसका बेसिस दे दिया जाता है, ठीक है। अब मान लो हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे ये देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 90,000 था, ठीक है, 4 जगह पे था, तो ये 25,000 नेगेटिव हो जाता है। मतलब जब हम लोग ये खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा, तो 25,000 नेगेटिव हो जाएगा, और ये 25,000 को हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा, ठीक है। इस 25,000 को हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा। और अगर हम लोग मान लो इसको एक पर्टिकुलर बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और हम लोग के पास आंसर आया 10,000 और 5,000, तो बेसिकली कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? 3 जीरो हटा देते, 2:1। ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, सारा ही हमें एग्जांपल से दिखा रहे हैं। मान लो अगर ये 25,000 हम लोग 2:1 में कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, तो क्या ये हो जाएगा 10,000? हाँ ठीक है, हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ये खाली हो गया, ये डिपार्टमेंट बोलेगा मेरा खर्चा आप लोग बियर करो, ठीक है, तो ये इनका खाली हो जाएगा और इनमें ऐड हो जाएगा। तो इसका 90,000 तो था ही, और सर्विस डिपार्टमेंट से जो भी सर्विस लिया उसका 10,000 खर्चा अपने ऊपर इसने ले लिया है, तो ये हो गया 1 लाख, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा 50 + 10 60,000, और ये हो जाएगा 40 + 5 45,000, ठीक है। ये हो गया हम लोग का टोटल ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी कॉस्ट पूल, ठीक है। अभी अभी मैंने ये वाला लैंग्वेज भी यूज किया था। एक्टिविटी कॉस्ट पूल किसे बोलते हैं? ये देखो, एक्टिविटी कॉस्ट पूल किसे बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। ये हो गया एक्टिविटी कॉस्ट पूल। कहाँ लिखा था मैंने?
ये रहा, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी इज कॉल्ड एक्टिविटी कॉस्ट पूल, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी, देखो ये तभी आएगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी ना आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी, क्योंकि जब तक सेकेंडरी एक्टिविटी अपना खर्चा इन पे अपोर्शन नहीं करता है तब तक ये टोटल नहीं, ये टोटल नहीं है, क्योंकि इसमें 25,000 जो है वो इनमें बांट देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये टोटल नहीं है। जब टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी आ जाएगा तब हम लोग इसे बोलेंगे कॉस्ट पूल, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ कॉस्ट पूल, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन का खर्चे को कौन इम्पैक्टफुल कर सकता है, मतलब ऐसा क्या फैक्टर्स है जो इस डिपार्टमेंट के खर्चे को कम या ज्यादा कर सकता है, इस एक्टिविटी को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस एक्टिविटी को कम या ज्यादा कर सकता है, इस एक्टिविटी को कम या ज्यादा कर सकता है, इसको हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। देखो वही हम लोग कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया, जो छोटा सा एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग, फिर हम लोगों ने कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो कॉस्ट ड्राइवर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जैसे मान लो ये वाला कौन सा एक्टिविटी है, परचेज ऑफ मेटेरियल। अब मेटेरियल परचेज करने का खर्चा कम या ज्यादा कैसे हो सकता है, बोल सकते हो। मेटेरियल परचेज करने का खर्चा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम या ज्यादा कैसे हो सकता है, मार्केट प्राइस को मत बताओ, क्योंकि मार्केट प्राइस इनके एक्टिविटी के ऊपर, मतलब मार्केट प्राइस हमारे एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है। मार्केट में क्या प्राइस होगा वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे मैंने अभी बोला कि गाड़ी का तेल का खर्चा हमारे डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि वो हमारा एक्टिविटी है गाड़ी चलाना, ठीक है। लेकिन मार्केट प्राइस अगर कम या ज्यादा हो रहा है तो वो हमारा एक्टिविटी नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो परचेज का खर्चा कम या ज्यादा जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, बोलो। जितना प्रोडक्ट सेल होगा उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। जितना प्रोडक्ट सेल होगा, देखो एक्चुअली हम लोग तो परचेस कर रहे हैं ना रॉ मटेरियल, ठीक ही हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग, हमें अलग ट्रैक में जाना पड़ेगा। हम लोग परचेस कर रहे हैं मेटेरियल, हाँ मतलब ऐसे बता रहे हो कि कंजम्पशन के ऊपर बता रहे हो कि हमारा खर्चा कम या ज्यादा कैसे होगा, ये कंजम्पशन के ऊपर बता रहे हो कि हम लोग सेल तो कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, कि अगर ज्यादा सेल होगा तो हम लोग ज्यादा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं तभी हमारा ज्यादा खर्चा होगा, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। लेकिन ये है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पर प्रोडक्शन मैम नहीं हो रहा है। हाँ बोलो। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा, तुम्हारा नेटवर्क इश्यू है शायद, सब इधर आ गया। अब यस मैम। अच्छा, अब ठीक हो गया। हाँ कुछ एक हो गया था गड़बड़। अच्छा, हाँ आंसर ठीक है, हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है कि हम, लेकिन ये देखो यहाँ पर जो सेल वाला बात बोल रहे हो ना वो सेल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। परचेज ऑफ मटेरियल का जो एक्टिविटी है इनका काम है सिर्फ मटेरियल को खरीदना, ठीक है। प्रोडक्शन करके बेचने का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब वो हो जाएगा हम लोग का सेल एक्टिविटी हो जाएगा, लेकिन ये परचेज एक्टिविटी है। मुझे ये बोलो कि खरीदने का खर्चा कम या ज्यादा कैसे हो सकता है, मतलब हम लोग मटेरियल खरीद रहे हैं उसमें खर्चा हम लोग का कम या ज्यादा कैसे हो सकता है, ये सोचना है हम लोग को, ठीक है। हम लोग सेल वाला पोर्शन अभी नहीं सोच रहे क्योंकि ये हम लोग का सेल एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ परचेज एक्टिविटी है। थोड़ा सा सोचो, अगर मान लो घर पे ज्यादा क्वांटिटी में कुछ खरीदते हो तो उसमें खर्चा क्या होता है, कम क्वांटिटी में खरीदते हो तो क्या होता है। जैसे मान लो कि अगर तुम लोग 2 किलो चीनी के जगह पूरा एक बोरा ही चीनी खरीद लिए तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस क्या होगा। थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिलेगा, करेक्ट। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे तो हमें ज्यादा बार खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम हाँ लोग थोड़ा उसमें थोड़ा ज्यादा खरीदेंगे तो कॉस्टिंग हमें, मिलेगी। हाँ हमें ज्यादा बार खरीदना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाएगा, ठीक है।
और अगर हम लोग एक बार में ज्यादा खरीद लेंगे तो हम लोग का परचेसिंग ऑर्डर जो है वो जरूर कम हो सकता है, लेकिन रखने का खर्चा बढ़ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें ज्यादा बड़ा कंटेनर चाहिए होगा। ठीक है, अब 1 बोरा चीनी कंटेनर हो सकता है, कंटेनर वैसा भी बड़ा कंटेनर हो जाएगा, उसमें रखना पड़ेगा। तो दो चीज होता है, ये हम लोग मेटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ते हैं ना। मेटेरियल कॉस्टिंग में क्या होता है, परचेसिंग कॉस्ट हमारे बस में नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में मेटेरियल किस दाम पे बिकेगा उस पे हमारा कोई मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होता है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन एट ए टाइम कितना मटेरियल खरीदेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे अगर 10 किलो का नीड है तो क्या वो 10 किलो एक ही बार में खरीदेगा, या 5-5 किलो खरीदेगा 2 बार, या फिर 2-2 किलो करके 5 बार खरीदेगा। ठीक है, ये तो उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर वो 2-2 किलो करके 5 बार खरीदेगा तो ज्यादा बार ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, और अगर 10 किलो एक ही बार में खरीद लेगा तो उसका नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। बट हम लोग यहाँ पर जो एक्टिविटी देख रहे हैं वो है रॉ मटेरियल का परचेज। तो परचेज किस पे इंपैक्टफुल होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर पे, है ना। ये देखो, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर से यहाँ पर इस क्वेश्चन में मान लो कि 10,000 हम लोगों ने क्या किया है, ऑर्डर किया है 10,000 टाइम्स। ठीक है, 10,000 टाइम्स हम लोगों ने ऑर्डर किया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर 5th नंबर में कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, देखो अभी मैंने यहाँ पर दिखाया है। एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्टिविटी कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट में कॉस्ट पूल यानी टोटल खर्चा कितना हुआ, 1 लाख। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में टोटल खर्चा हुआ 1 लाख। ठीक है, और ये खर्चा कम या ज्यादा जो भी हो रखा है वो क्यों हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने 10,000 बार 10,000 टाइम्स ऑर्डर दिए हुए हैं। तो अगर ये खर्चा हमें कम या ज्यादा कुछ भी दिख रहा है उसका रीजन है हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 10,000 से डिवाइड कर दिया, 10,000 पे डिवाइड करने पे ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। तो हम लोगों का कॉस्ट ये देखो, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर क्या आएगा, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर आ जाएगा ₹10 10 हो जाएगा, 440 है, हाँ, ₹10 पर परचेज ऑर्डर। ठीक है, ₹10 पर परचेज ऑर्डर। क्या तुम लोग को ये सब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नहीं नहीं, ये सब क्वेश्चन में दे देगा, आइडेंटिफाई हमें करने का जरूरत नहीं। लेकिन देखो अगर हम लोग चीजों को नहीं समझेंगे, जब तुम लोग प्रैक्टिकली कहीं भी जॉब करोगे, अपना बिजनेस जो भी क्यों ना करो, तो तब तुम लोग को ये सब तो समझना पड़ेगा ना कि क्यों ये हो रहा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में ये ढूंढना नहीं है, क्वेश्चन हमें दे देगा। ठीक है, अच्छा अब देखो मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट का इंपैक्ट कैसे आ सकता है, इसके अलावा क्या और नहीं हो सकता, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैंने यही वाला एग्जांपल दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा कम या ज्यादा क्या हो सकता है, नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, कितना टाइम मेंटेनेंस हो रहा है, क्योंकि जो स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं उनको बोले आपको 10 घंटा ड्यूटी देना है तो उनको उस हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। अगर बोलेंगे 5 घंटा ड्यूटी देना है तो उनको उस हिसाब से जो है हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया कितना टाइम हम लोग मेंटेनेंस में एलोकेट करें, उसके ऊपर खर्चा कम या ज्यादा हो सकता है। लाइक हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 3,000 आवर्स, अगर 3,000 आवर्स मेंटेनेंस टाइम लग रहा है तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर यहाँ पर है 60,000 का खर्चा हुआ है, और ये 3,000 आवर्स, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया ₹20 पर मेंटेनेंस आवर, मेंटेनेंस आवर। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा अब ये वाला देखो, थर्ड वाला क्या था, एक्टिविटी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टेस्टिंग का काम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें जितने सारे टेस्ट होंगे, ठीक है, मतलब पर प्रोडक्ट पे कितने सारे हो रहे हैं, जैसे एक प्रोडक्ट का अगर 3-4 टेस्टिंग हो रहा है, या फिर कितना सारा प्रोडक्ट का टेस्टिंग हो रहा है, ये सारी चीजों पे खर्चा कम या ज्यादा हो सकता है। तो नंबर ऑफ यूनिट, कितना यूनिट टेस्ट हो रहा है, टेस्टेड, ठीक है, से 22,500 यूनिट, अगर 22,500 यूनिट टेस्टेड किया जा रहा है तो उस केस में हम लोग का खर्चा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 45,000। ये ना मैंने इधर लिख दिया, चलो इसको ना हटा ही देते, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे इसमें है कि नहीं, से 22,500, ठीक है, 22,500 यूनिट, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये खाली हो गया है। इस ये वाले कॉलम से अब हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारा खर्चा तो इधर आ गया है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि ये 25,000 यहाँ इंक्लूडेड है, तो फिर इसको और अलग से क्या करें, करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का खर्चा है 45,000,
और यहाँ पर 20 to 500 यूनिट, तो इसका जो यूनिट आएगा रुपीस पर यूनिट आएगा, ठीक है। लेकिन कितना करके आएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, देखो ₹2 पर यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। हमें इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अब अगर हमें इस बेसिस पे कॉस्ट असाइनमेंट करने को बोला जाए किसी और जॉब का, देखो कैसे होगा कॉस्ट असाइनमेंट। जैसे मान लो हमें एक जॉब दे दिया है, ठीक है, जॉब का नंबर है 36, क्योंकि जॉब में नंबर लगता है टोकन नंबर की तरह, ठीक है। जॉब 36 रिक्वायर्स 20 परचेज ऑर्डर, मतलब जॉब 36 को कंप्लीट करने के लिए हमें परचेज ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे 20, ठीक है, एंड 40 आवर्स ऑफ इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ठीक है। अब ये जब जॉब हो रहा है, ठीक है, परफॉर्म हो रहा है, तब इक्विपमेंट मेंटेनेंस जो है उसके लिए टाइम लगेगा 40 आवर्स, ठीक है। 40 आवर्स ऑफ इक्विपमेंट मेंटेनेंस, 50 यूनिट आर फाइनली प्रोड्यूस्ड, और 50 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ इस जॉब पे, एंड ऑल आर इंडिविजुअली टेस्टेड, इट्स टोटल ओवरहेड कॉस्ट बताओ, ठीक है। टोटल ओवरहेड कॉस्ट कैसे होगा, जैसे ओवरहेड कॉस्टिंग में हम लोग करते हैं ना, हम लोगों ने ओवरहेड कैलकुलेट कर दिया, फिर एक जॉब दे दिया कि इसका मटेरियल का खर्चा इतना है, लेबर का इतना है, तो इसका टोटल कॉस्ट बताओ। उसी तरह से एक जॉब है, जॉब 36, ठीक है। अब इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितने परचेज ऑर्डर लगते हैं, एक्टिविटीज बताया जा रहा है, कितना टाइम इक्विपमेंट को मेंटेनेंस करने में लगता है, कितना यूनिट फाइनली प्रोड्यूस्ड हुआ और सारे यूनिट को टेस्ट किया गया, तो इसका टोटल ओवरहेड क्या होगा, ओवरहेड कॉस्ट, ये हमें बताने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जॉब 36, पहला खर्चा है परचेज ऑर्डर, ये एक्चुअली है एक्टिविटी, है ना। परचेज ऑर्डर कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये देखो 20 परचेज ऑर्डर देना पड़ता है, ठीक है, 20 परचेज ऑर्डर देना पड़ता है, 20 ऑर्डर्स है, और एक ऑर्डर करने पे कितना हम लोग का कॉस्ट लगता है, ₹10, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹10। तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं कितना हो जाएगा, ₹200, ठीक है। परचेज ऑर्डर के बाद हो जाएगा मेंटेनेंस कॉस्ट, जो भी दे रखा है क्वेश्चन में। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ये तो जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत हो, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर 40 आवर्स जो है इक्विपमेंट मेंटेनेंस करने का लग सकता है, और एक आवर मेंटेन करने का खर्चा ₹20 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 40 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹20, तो ये हो गया 800। फिर नेक्स्ट था हम लोग का टेस्टिंग कॉस्ट, हर एक प्रोडक्ट इंडिविजुअली टेस्ट हुआ है, और 50 यूनिट्स जो है प्रोडक्ट बनाया गया है, ठीक है, 50 यूनिट्स प्रोडक्ट बने हैं, और ₹2 करके एक एक यूनिट को टेस्ट करने का खर्चा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर देखो 1100, ठीक है, टोटल हो गया 1100। ये क्या हो गया, टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर द जॉब 36, ठीक है, जॉब 36 का ये टोटल ओवरहेड कॉस्ट हो गया। अब कॉस्ट पर यूनिट भी हमें पूछ सकता है, तो कॉस्ट पर यूनिट हम लोग बोल सकते हैं 1100 टोटल कॉस्ट है, कितना यूनिट प्रोडक्ट बना है, 50 यूनिट लिखा हुआ था ना कि टोटल 50 यूनिट प्रोड्यूस्ड। अगर हमें पूछे कॉस्ट पर यूनिट बताओ, तब हम लोग बोल सकते हैं ₹22 आ रहा है, ₹22 पर यूनिट, ये हम लोग का हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट। तो देखो अभी तक हम लोगों ने एक जो है फ्रेमवर्क रेडी कर लिया मोटा मोटी कि क्या हो सकता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इसके, देखो क्वेश्चन इसमें थोड़ा लेंदी होता है लेकिन आसान होता है, क्योंकि इतना सारा एक्टिविटी रहेगा, उसका कॉस्ट ड्राइवर रहेगा, तो क्वेश्चन का लेंथ जो है वो काफी बड़ा होता है, लेकिन क्वेश्चन काफी आसान होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एबीसी लिमिटेड इज अ मल्टी
प्रोडक्ट कंपनी, ठीक है। एबीसी लिमिटेड एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, मतलब वो मोर देन वन प्रोडक्ट बनाती है। दिख ही रहा है एबीसी प्रोडक्शन क्वांटिटी, ठीक है। ए का 4000, 3000, 1600, मतलब ये सब प्रोडक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट एबीसी, द budgeted cost and production for the year ended 31st March are as follows. budgeted cost मतलब कितना खर्चा हो सकता है और कितना प्रोडक्शन हो सकता है, उसका डिटेल्स यहाँ पर हमें दे रखा है। तो प्रोडक्शन क्वांटिटी तो दे दिया है, कितना प्रोडक्शन है। रिसोर्सेज पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है, केजी, ये सब किलो में है, 4 किलो पर यूनिट, ठीक है। रिसोर्सेज पर यूनिट, रिसोर्सेज जो आइडेंटिफाई किया गया वो पर यूनिट, मतलब एक यूनिट डायरेक्ट मटेरियल बनाने का खर्चा एक यूनिट डायरेक्ट मटेरियल बनाने में 4 किलो डायरेक्ट मटेरियल चाहिए। एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में, एक यूनिट फिनिश गुड्स, हम गलती बोल दे रहे हैं, एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में 4 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में बी प्रोडक्ट पे 6 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, और एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में सी प्रोडक्ट में 3 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। ये ए प्रोडक्ट का 1 यूनिट का रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है, ये बी प्रोडक्ट का 1 यूनिट का रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है, ये सी प्रोडक्ट का 1 यूनिट का रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है, एंड ऑल आर इन किलोस, ठीक है। डायरेक्ट लेबर का मिनट्स बताए, मतलब एक यूनिट ए बनाने में लेबर को 30 मिनट्स लगता है, क्योंकि ये मिनट्स का इंफॉर्मेशन है। एक यूनिट बी बनाने में डायरेक्ट लेबर को 45 मिनट्स लगता है, एक यूनिट सी बनाने में डायरेक्ट लेबर को 60 मिनट्स लग जाता है, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, इंफॉर्मेशन दे रखा है। आगे पढ़ते हैं। द बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट was 10 पर आवर, मतलब लेबर को 1 घंटा काम करने का 10 रुपीज पे किया जाता है। बजटेड मेटेरियल कॉस्ट was 2 पर किलो, मतलब 1 किलो, ये देखो यहाँ पर जो 4 किलो, 6 किलो, 3 किलो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है ना पर यूनिट फिनिश गुड्स ऑफ ए बी सी के लिए, और ये रॉ मटेरियल मार्केट में कैसे मिलता है, ₹2 पर किलो, मतलब हर एक रॉ मटेरियल का खर्चा वही है, मतलब एक ही तरह का रॉ मटेरियल यूज होता होगा, ₹2 वाला, ठीक है। ₹2 वाला रॉ मटेरियल यूज होता है। प्रोडक्शन ओवरहेड वेयर बजटेड एट 99,450। प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब प्रोडक्शन करने का खर्चा, प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब प्रोडक्शन करने का इनडायरेक्ट खर्चा कितना हुआ है, 99,450। एंड वेयर एब्सॉर्ब टू प्रोडक्ट्स यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आवर रेट, हमें बता दिया है कि इस खर्चे को प्रोडक्ट में कैसे एब्सॉर्ब करवाना है, डायरेक्ट लेबर आवर रेट के बेसिस पे, यानी ये ओवर रेट का बात हो रहा है, क्योंकि ओवर रेट में ये सारे टेक्निक यूज होता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, प्राइम कॉस्ट, अभी मैंने नाम लिखा था ना, तो ये हमें ओवर रेट का टेक्निक बता रहा है। क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे नहीं करते, हम लोग जो रिक्वायर्ड कॉस्ट ड्राइवर है उसके बेसिस पे करते हैं, ठीक है। एबीसी लिमिटेड फॉलोड द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, एबीसी लिमिटेड जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एब्जॉर्प्शन मतलब ओवरहेड, ठीक है, क्योंकि ओवरहेड का पूरा नाम होता है ओवरहेड एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ओवरहेड एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये पूरा नाम होता है। अच्छा, अब देखो चला गया मेरा क्वेश्चन, ये रहा। अच्छा, अब देखो क्या बोला है, एबीसी लिमिटेड इज नाउ कंसीडरिंग टू अडॉप्ट एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब एबीसी लिमिटेड बोल रहा है हमें एबीसी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करना है। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल फॉर द पर्पस, और ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है। मेटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, बजटेड ओवरहेड ये दे रखा है। इसको अगर टोटल करोगे तो ऊपर जो बजटेड ओवरहेड था तुम लोगों को वही मिलेगा, क्योंकि कंपनी वही है, खर्चे वही है, सिर्फ इन्होंने पहले ओवरहेड मेथड फॉलो किया था, अब इनको एबीसी मेथड यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड फॉलो करना है। तो बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड 99,450 था, यहाँ पर भी तुम लोगों को टोटल करने पे 99,450 ही दिखेगा, देख लो चेक करके। 0 5 2 + 1 3 + 1 4 9 + 1 10 9 3 3 6 7 8 और 9, देखो 99,450 वही खर्चा है, बट इसको एबीसी बेसिस पे हमें अपोर्शन करने के लिए बोला गया कि क्योंकि अभी ये लोग चाह रहे हैं कि ये मेथड को फॉलो करना, ठीक है। तो ये मेथड फॉलो करना है तो फिर कॉस्ट ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने बोला था क्वेश्चन में कॉस्ट ड्राइवर दे देगा, देखो कॉस्ट ड्राइवर दे दिया है। मेटेरियल हैंडलिंग का जो खर्चा है वो क्यों कम या ज्यादा हो सकता है, वेट ऑफ मेटेरियल हैंडल, ऑब्वियस सा बात है, जितना ज्यादा मेटेरियल हम लोग इधर से उधर करेंगे, मेटेरियल हैंडलिंग
मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। तो अगर ज्यादा क्वांटिटी में होगा, ज्यादा लेबर लगेंगे, ज्यादा खर्चा होगा, ठीक है। कम होगा तो कम खर्चा होगा। स्टोरेज कॉस्ट, जितना नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल, जितना ज्यादा मटेरियल रखेंगे स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा होगा, जितना कम रखेंगे स्टोरेज कॉस्ट कम होगा। तो जितना बैच ऑफ मटेरियल हो रहा है उसके हिसाब से स्टोरेज कॉस्ट कम या ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन, जितना ज्यादा मशीन चलेगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल उतना होगा, जितना कम चलेगा उतना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का जरूरत नहीं होता है, कॉस्ट ड्राइवर हमें बता देता है, ठीक है। फिर डेटा ऑन कॉस्ट ड्राइवर वाज एज फॉलोज, तो कॉस्ट ड्राइवर रिलेटेड अब कुछ डेटा दे रखा है। कंप्लीशन प्रोडक्शन ए बी सी, ये 3 प्रोडक्ट को कंप्लीट करने पे कितने सारे बैचेस ऑफ रॉ मटेरियल लग रहा है? 10, 5, 15 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, ठीक है। एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए कितना बार मशीन ऑपरेशंस का नीड होता है? 6, 3 एंड 2, ठीक है। अब हमें क्या बोला है? अब देखो क्या क्या करके दिखाने के लिए बोल रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट, ठीक है। यूनिट कॉस्ट दिखाने के लिए बोला है, टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड का मतलब होता है ओवरहेड कॉस्टिंग मेथड हमें दिखाना है। यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है बेसिकली बोल सकते हो कि कॉस्ट शीट रेडी करके दिखाना है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जो भी हमें मिलेगा कॉस्ट शीट। यूनिट कॉस्टिंग मतलब एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, इसको बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग। फिर देखो क्या बोला है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट showing the product cost of each product using the ABC approach। अब हमें ABC approach लेके क्या करना है? दिखाना है कि प्रोडक्ट कॉस्ट हर एक प्रोडक्ट का कितना होगा। और उसके बाद स्टेट व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द 2 अप्रोचेस। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो सीखा, अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो हमारा पूरा चीज जो है एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ओवरहेड बेसिस पे हमें क्या करना है? यूनिट कॉस्ट करके दिखाना है, मतलब एक यूनिट का कॉस्ट कितना है फिनिश्ड गुड्स का, और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके बताना है। यानी पहला क्वेश्चन हमारे ये इंफॉर्मेशन से होने वाला है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को देखो ओवरहेड का खर्चा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है, बोल ही दिया है डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे। तो हम लोग डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। तो लेबर आवर रेट कितना हो जाएगा? टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर, बजटेड लेबर आवर, ठीक है। अच्छा, अब टोटल बजटेड ओवरहेड देखो, वो तो क्वेश्चन में गिवन है 99,450, 99,450। अब लेबर आवर बेसिस पे बोला है, लेबर आवर बेसिस पे डिवाइड करने से लेबर आवर रेट ही आएगा, ठीक है। तो लेबर आवर कितना है वो हमें चेक करना पड़ेगा, टोटल बजटेड लेबर आवर, ठीक है। तो यहाँ भी लिख देते हैं टोटल, टोटल बजटेड लेबर आवर, ठीक है। टोटल बजटेड लेबर आवर कितना आएगा चेक करते हैं। देखो लेबर आवर बोल दिया है 30 मिनट्स एक यूनिट बनाने का है, तो 4000 यूनिट बनाने का कितना टाइम लगेगा? तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, एक यूनिट बनाने का 30 मिनट्स, तो 4000 यूनिट बनाने का ज्यादा, 4000 इंटू 30। तो देखो 4000 इंटू 30 हो जाएगा, ठीक है। ये मिनट्स में आंसर आएगा। अब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 60 आवर्स से, तो इससे क्या होगा, आवरली आंसर आ जाएगा, ठीक है। टोटल करना है तो फिर प्लस करेंगे, ये ए प्रोडक्ट के लिए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का लेबर आवर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, बी का कितना हो जाएगा? 3000 यूनिट बनाना है, एक यूनिट बनाने का कितना मिनट्स? 45 मिनट्स। तो 3000 यूनिट बनाने का 3000 इंटू 45 मिनट्स और डिवाइडेड बाय 60 आवर कर देंगे तो आंसर आवर्स में आ जाएगा। इसमें भी 60 आवर्स हो जाएगा, इसमें भी देखते हैं कितना टाइम लग सकता है। 1600 यूनिट बनाना है, एक यूनिट बनाने में 60 मिनट, 1600 इंटू 60, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 1,20,000 डिवाइडेड बाई 60, यानी ये हो गया 2000 आवर्स, ठीक है, 2000 आवर्स। अच्छा ये हो जाएगा, ये 60 है, ये कितना हो जाएगा चेक करते हैं यहाँ पर, 3000 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 60, ये हो गया
2250, ठीक है, 2250 आवर, और ये हो जाएगा 1600 इंटू 60/60, तो 1600 आवर, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 1600 प्लस 2250 प्लस 2000, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 5850 आवर, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस आवर को इसके नीचे लिख देना है, 5850 आवर, तो हमें मिल जाएगा लेबर आवर पर रेट, तो रुपीज इतना करके, तो देख लेते कितना होगा, 99,450 डिवाइडेड बाई 5850, तो ये हो गया ₹17 पर आवर। तो ओवरहेड का खर्चा हो जाएगा ₹17 पर आवर, और जो कि हम लोगों ने लेबर के बेसिस पे किया है, यानी लेबर ओरिएंटेड टास्क इनका ज्यादा रहा होगा, तभी इन्होंने लेबर बेसिस पे कैलकुलेट करना, ये अप्रोप्रिएट बेसिस होता है, जो बोला है वही हम लोगों ने किया है, तो इनके लिए अप्रोप्रिएट लेबर का होगा, तो ये ₹17 पर लेबर आवर ऐसे लिख लो, पर लेबर आवर। तो ये तो हो गया, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, यूनिट कॉस्टिंग, क्योंकि हमें पहला क्वेश्चन वही बोला था, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला था, कैलकुलेट करके बताओ यूनिट कॉस्टिंग, ठीक है, और उसके साथ साथ टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। तो जब हम लोग यूनिट कॉस्टिंग करेंगे तो हर एक प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट भी हमें पता चल जाएगा। देखो कैसे होगा, यहाँ पर लिखते हैं यूनिट कॉस्ट, ए बी और सी, ठीक है, रुपीज रुपीज रुपीज। अच्छा, क्या क्या खर्चा इनका दे रखा है, डायरेक्ट मेटेरियल। अब हम लोग पर यूनिट पे भी कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट कॉस्टिंग बोला है, तो हम लोग पर यूनिट पे ही करेंगे। एक यूनिट पे डायरेक्ट मेटेरियल का खर्चा कितना है, तो एक यूनिट बनाने पे 4 किलो रॉ मेटेरियल चाहिए, और 1 किलो रॉ मेटेरियल 2 रुपए में आता है, तो 4 इंटू 2 8 रुपीज का खर्चा हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मेटेरियल का खर्चा हो गया 8 रुपीज, ठीक है। अब देखो एक यूनिट बनाने में 6 किलो बी सॉरी बी बनाने में एक यूनिट 6 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, 1 किलो रॉ मटेरियल 2 रुपीज का, 6 किलो रॉ मटेरियल 12 रुपीज का। सिमिलरली एक यूनिट सी बनाने में 3 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, 2 रुपीज करके 6 रुपीज का रॉ मटेरियल। अब लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, लेबर का 10 रुपए या कितना था देखते हैं, लेबर का खर्चा था 10 पर आवर, 1 घंटे में 10 रुपए, लेकिन एक यूनिट बनाने में 1 घंटा किसी को नहीं लग रहा है, सिर्फ इसको लग रहा है। अगर ये 60 मिनट्स है तो 1 घंटा, इस पे 10 रुपए डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन बाकी पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये 10 रुपए, लेकिन बाकी में नहीं लिख सकते क्योंकि इसको 45 मिनट्स लग रहा है, ठीक है। बी, एक यूनिट बी बनाने में 45 मिनट्स लगता है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये देखो, अगर 60 मिनट्स काम करने में 10 रुपए दिए जाते हैं तो 1 मिनट के लिए कम, ठीक है, तो 45 मिनट्स के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 45, तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा 450 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो जाएगा 7.5। तो इस तरह से करना पड़ेगा, तुम लोग चाहो तो एक बार लिख लो अपना साइड में वर्किंग नोट, ठीक है, 7.5। फिर नेक्स्ट इसका भी देखो, 1 मिनट में कितना बन सकता है, देखो 60 मिनट में 10 रुपया दिया जाता है, सिमिलरली तो 10/60 इंटू 30 हो जाएगा, 10/60 ये तो फिक्स्ड ही रहा, इंटू 30 मिनट्स के लिए तो ये 5 रुपए, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 5 रुपीज, ऐसे करके होगा। अच्छा, अब हम लोग इस पे टोटल कर देते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि और तो कोई डायरेक्ट खर्चा है नहीं, तो प्राइम कॉस्ट लिखा जाता है 13, ये हो गया 19.5, ये हो गया 16। फिर ऐड करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, सारे ओवरहेड इसके बाद ऐड होते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना करके हो जाएगा, देखो प्रोडक्शन ओवरहेड जो है ये हमें बोला है कि लेबर आवर बेसिस पे है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया 17 पर लेबर आवर, ठीक है, तो ये बनाने में कितना लेबर आवर लग रहा है उसके बेसिस पे होगा, तो 17 रुपीज करके है, मतलब 60 मिनट्स में ओवरहेड लगता है 17, ये फिक्स्ड है, 1 में हो जाएगा 17/60, ये फिक्स्ड हो गया। अब ये हो गया मिनट्स, इनटू कितना करेंगे 30, क्योंकि एक यूनिट बनाने में 30 लग रहा है, तो 17/60 इंटू 30, ठीक है, तो ये हो गया 8.5, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये हो गया 8.5, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर से वही 17 डिवाइडेड बाई 60, ये तो 1 मिनट में खर्चा हो गया, इनटू हो जाएगा 45, इसको 45 मिनट्स लगता है, 12.75, ठीक है, लेबर आवर बेसिस पे। अच्छा,
और इसमें हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, क्योंकि वो 60 मिनट्स ही लग रहा था, यानी 17 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि इसको बनाने में तो 1 घंटा चाहिए और हमारे पास 1 घंटा वाला ही डिटेल्स है, तो इजीली उसको लिख सकते हैं देख के 17। तो ये ऐड करने से हो जाएगा 21.5, ये हो गया हम लोगों का 32.5 और ये हो जाएगा 33। ठीक है, ये हो गया टोटल, ये हो गया यूनिट कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग नंबर ऑफ यूनिट लिखते हैं। नंबर ऑफ यूनिट, ये कितना यूनिट बना है, ए बना है 4000 यूनिट। ठीक है, अच्छा, बी बन रहा है 3000 यूनिट, सी बना है 1600 यूनिट। अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो एक यूनिट बनाने में 21.5, तो 4000 यूनिट बनाने में 21.5 इंटू 4000, तो ये हो जाएगा 86,000 रुपीज। ठीक है, 86,000 रुपीज। अच्छा, 3000 इंटू 32.25, तो ये हो जाएगा 96,750। 33 इंटू 1600, तो ये हो जाएगा 52,800। ये हो गया हम लोगों का टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखो क्वेश्चन इतना बड़ा था लेकिन इसका सोल्यूशन इतना ही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें बोला है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फॉर मैनेजमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्ट कॉस्ट दिखाया है ईच प्रोडक्ट का, फिर से वही दिखाना है लेकिन एबीसी अप्रोच के थ्रू से। ठीक है, तो सेम यही चीज करना है एबीसी अप्रोच के थ्रू से। तो एबीसी, ठीक है, एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो प्रोडक्ट तो वही है ए बी सी। अच्छा, अब कितना कितना यूनिट था, ये था 4000 यूनिट, ये था 3000 यूनिट और ये था 1600 यूनिट। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, क्या क्या खर्चा कैलकुलेट करना है, वो कैसे करेंगे हम लोग, पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्टिविटी क्या क्या है। तो एक्टिविटी ये सब है, मेटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी, ये हम लोग का हो गया एक्टिविटी। ठीक है, ये कॉस्ट ड्राइवर है, ये एक्टिविटी का कॉस्ट बढ़ सकता है या घट सकता है, डिपेंड ऑन दिस कॉस्ट ड्राइवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मेटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ले लेते हैं जो कि है 29,100। ठीक है, अच्छा, अब ये कॉस्ट कैसे इन्फ्लुएंस होगा, वेटेज ऑफ मटेरियल पे यूज होगा। अच्छा, वेटेज ऑफ मटेरियल, अब वेटेज ऑफ मटेरियल का नीचे यहाँ पर दे रखा है, बैच ऑफ मटेरियल दे रखा है, देखो 10, 5, 15 और नंबर ऑफ मशीन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमें बोला है कि वेट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वेट तो यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ तो बैचेस दिख रहे हैं और मशीन ऑपरेशन। तो बैचेस और मशीन ऑपरेशन मतलब स्टोरेज और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात दे रखा है, तो वेटेज कहाँ दे रखा होगा, वेटेज हमें ऊपर दे रखा है, किलो, किलो देखो वेटेज हमें ऊपर दे रखा है। तो 4000 यूनिट ए बनाने में कितना किलो रॉ मटेरियल लगेगा, क्योंकि जितना किलो रॉ मटेरियल लगेगा उस रॉ मटेरियल को हैंडल करने के लिए मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो पहले चेक करते हैं कि मटेरियल का कितना, यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, मटेरियल वेट पर यूनिट। ठीक है, एक यूनिट का, यूनिट जो है केजी में है। ठीक है, एक यूनिट रॉ मटेरियल के लिए, एक यूनिट फिनिश गुड्स के लिए कितना किलो रॉ मटेरियल चाहिए, 4, 6 और 3, 4, 6 और 3, तो 4000 किलो बनाने में कितना चाहिए, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टोटल मटेरियल वेट। तो यहाँ पर हो गया 16,000 किलो, 18,000 किलो, ये हो गया 4,800 किलो। ठीक है, तो टोटल भी लिख लेते हैं, यहाँ पर एक टोटल का कॉलम भी बना लेते हैं, टोटल कितना किलो मटेरियल को जो है हैंडल करना पड़ेगा, 16,000, 18,000 प्लस 4800, तो 38,800, 38,800 किलो टोटल रॉ मटेरियल को क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा ये सारे प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो इस तरह से है ना, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे होगा, मटेरियल हैंडलिंग रेट पर केजी, तो टोटल कितना है 38,800, ये वेट है। ठीक है, 38,800 वेट है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरहेड का जो खर्चा आया, टोटल जो हम लोगों का ये खर्चा आ रहा है वो देखते हैं कितना है,
29,100। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, डिफरेंस समझो। यहाँ पर हम लोगों ने पूरा 99,450 को डिवाइड कर दिया था एक बेसिस पे, और जो रुपीज आया था वही सारे जगह पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो ये 17 रुपीज से सारा खर्चा हम लोगों ने यहाँ पर एप्लीकेबल कर दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर इंडिविजुअली करेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअली करने के लिए इंडिविजुअल खर्चा पता होना चाहिए। तो देखो मेटेरियल का खर्चा है 29,100, मेटेरियल हैंडलिंग खर्चा है तो 29,100, और कितना किलो, ये हो गया कॉस्ट ड्राइवर। ये खर्चा कम या ज्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ कितना किलो मेटेरियल हैंडल कर रहा है, तो 38,800 किलो मेटेरियल हैंडल करने की वजह से, तो रुपीज पर किलो इसका आंसर आना चाहिए रुपीज, और ये किलो बच जाएगा 29,100 डिवाइडेड बाई 38,800, तो यहाँ पर हो गया 0.75 पर केजी। ठीक है, ये कैलकुलेट होके आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट, जैम बोर्ड खत्म हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो खर्चा था वो कौन सा था, स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, अब स्टोरेज कॉस्ट डिपेंड ऑन क्या है देख लेते हैं। स्टोरेज कॉस्ट है नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखो यहाँ पर लिख देते हैं, पहले 3 प्रोडक्शन हो रहा है ABC। ठीक है, बैचेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो बैचेस ऑफ मटेरियल कितना है, 10, 5, 15, 10, 5 और 15। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 30। अच्छा, अब स्टोरेज कॉस्ट कितना है, ये नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल पे यूज डिपेंड करेगा। स्टोरेज कॉस्ट है 31,200। स्टोरेज कॉस्ट 31,200, तो स्टोरेज रेट पर बैच, क्योंकि बैच इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो 31,200 डिवाइडेड बाय 30 बैचेस, तो इसमें आंसर हो जाएगा 3120 डिवाइडेड बाय 3, यानी 1040 पर बैच। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने डायरेक्ट क्यों कर दिया, सिंपल सा बात है, यहाँ पर हमें जो है यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब टोटल वेट पता चलेगा, बट यहाँ पर हमें यूनिट मल्टीप्लिकेशन ये सब का नीड नहीं हुआ तो डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाला खर्चा देखेंगे। नेक्स्ट वाला है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि मशीन ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है। मशीन ऑपरेशंस देखो, ये ए प्रोडक्ट के लिए 6,3 और यहाँ पर कितना है 2, तो चेक करते कितना सारा ऑपरेशंस होगा यहाँ पर, ABC टोटल मशीन ऑपरेशन पर यूनिट, ये पर यूनिट का दे रखा है, पढ़ के देख सकते हो, पर यूनिट का दे रखा है, तो इस पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये पर यूनिट का नहीं था, ये फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन था, दैट्स वाई यहाँ पर यूनिट मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं हुआ। अगर ये भी पर यूनिट होता तो इसमें मल्टीप्लाई करने का जरूरत होता। तो ये 632 हमें टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल ऑपरेशंस। ठीक है, ये तो एक यूनिट का हो गया, टोटल ऑपरेशंस कितना होगा, ये 4,000 यूनिट है ए का प्रोडक्शन। ठीक है, बी का था 3,000 और सी का था 1,600। हाँ, सी का था 1,600, तो 1,600 इंटू 2। ठीक है, तो टोटल देखो ये हो गया 24,000, ये 3 3 9,000, ये हो जाएगा 3,200। तो 24 प्लस 9 प्लस 3.2, तो ये हो जाएगा 36.2, मतलब 36,200। ठीक है, 36,200। अब हम लोग खर्चा कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रेट पर मशीन ऑपरेशंस, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का रेट जो है वो मशीन ऑपरेशंस पे ही डिपेंड करेगा। ये देखो इलेक्ट्रिसिटी का नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, तो वही लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी रेट पर मशीन ऑपरेशंस। ये कितना आ गया, रुपीज कितना दिया हुआ है देखते हैं, 39,150, 39,150 डिवाइडेड बाई 36,200, ये हो गया ऑपरेशंस टोटल इतना सारा, तो 39,150 डिवाइडेड बाई 36,200, यानी हो जाएगा
1.08, ठीक है, 1.08 रुपीज 1.08 पर मशीन ऑपरेशन। तो हम लोगों ने इंडिविजुअली निकाला, वहां पर 17 एवरेज के हिसाब से सारा कैलकुलेट कर लिया था। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यूनिट कॉस्टिंग करेंगे, ठीक है। यूनिट कॉस्टिंग करके देखेंगे कि क्या खर्चे में डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो ए, बी और सी, ठीक है। डायरेक्ट मेटेरियल, अब देखो डायरेक्ट मेटेरियल में थोड़ी ना कोई चेंजेस है, डायरेक्ट चीजों पे नहीं होता है, इनडायरेक्ट पे होता है, क्योंकि हम लोग तो ओवर रिलेटेड चीज पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल 1 किलो, सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल पे खर्चा कितना करके हो जाएगा, यहाँ पर 2 किलो मटेरियल चाहिए होता है 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में, सॉरी 2 रुपीज वाला मटेरियल पर किलो का 1 यूनिट बनाने में 4 किलो चाहिए, मतलब सेम तरीके से यहाँ पर 8 रुपए का मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है। 8 रुपए का मटेरियल चाहिए, यहाँ पर 6 किलो, 6 × 2 12 और 3 × 2 6, सेम प्रोसेस से, ठीक है। डायरेक्ट लेबर भी उसी तरह से हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर का खर्चा हम लोग यहाँ से देख के लिख सकते हैं, दोबारा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट में थोड़ी ना कोई चेंजेस होता है। 5, 7.5 और 10, 5, 7.5 और 10, तो टोटल करने पे 16, यहाँ पर 19.5 और यहाँ पर हो गया 13। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। अब डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। अब हम लोग ऐड करने वाले हैं ओवरहेड का खर्चा। तो प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड का हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से ओवरहेड को आइडेंटिफाई किया है। तो मेटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज और इलेक्ट्रिसिटी, 3 तरह से लिखेंगे। तो मेटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज, अच्छा थोड़ा जगह रखना पड़ेगा, पहले मेटेरियल हैंडलिंग लिख लेते हैं। मेटेरियल हैंडलिंग का खर्चा कितना आया हुआ है, ये देखो मेटेरियल हैंडलिंग का खर्चा आया हुआ है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर दिखेगा 0.75 पर किलो, ठीक है, 0.75 पर किलो। तो यहाँ पर हो जाएगा एट द रेट ऑफ 0.75 करके हमें दिखाना है पर किलो, एट द रेट ऑफ 0.75 पर किलो। अब एक यूनिट बनाने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए, 1 यूनिट बनाने में 4 किलो, तो 4 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 0.75 खर्चा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 6 इंटू 0.75, एक ही यूनिट का ही कैलकुलेट हो रहा है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 3 इंटू 0.75, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0.75, ये हो जाएगा 4 इंटू 0.75, तो ये हो गया 3 रुपीज। हाँ, ये हो जाएगा हम लोगों का 3 रुपीज। अच्छा, इसके बाद 6 इंटू 0.75, ये हो गया हम लोग का 4.5 रुपीज। और ये 3 इंटू 0.75, ये हो गया 2.25, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मेटेरियल हैंडलिंग के बाद कौन सा खर्चा आएगा, स्टोरेज, ठीक है। मेटेरियल हैंडलिंग के बाद खर्चा आ जाएगा ये वाला स्टोरेज, फिर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखते हैं, आगे पीछे होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टोरेज, स्टोरेज का कितना हो जाएगा, स्टोरेज का हुआ है 1040 पर बैच, ठीक है। तो एट द रेट ऑफ, ये हो जाएगा एट द रेट ऑफ 1040 पर बैच, ठीक है, पर बैच, एक एक बैच का। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1040 एक बैच का। अब बैच का यहाँ पर डिटेल्स देखो कि पूरा जॉब को कंप्लीट करने में ए प्रोडक्ट का 10 बैच लगता है, ठीक है, 10 बैच लगता है। और इन्होंने कितना यूनिट बनाया है, ये फुल कंप्लीशन का है, यानी ये जो खर्चा है ये 4000 यूनिट बनाने का है, क्योंकि ए प्रोडक्ट 4000 यूनिट बना है, ठीक है। तो 1040 फॉर कंप्लीशन है, तो 1040 का खर्चा हो रहा है कितना बैच बनाने का, सॉरी कितना यूनिट बनाने का, 4000 यूनिट, क्योंकि ये कंप्लीशन यूनिट है ए प्रोडक्ट का, 4000 यूनिट बनाने का 1040। तो एक यूनिट बनाने का कितना होगा, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एक यूनिट बनाने का कितना बैचेस होगा, बैचेस ये हो गया 1040 बैचेस हो गया, डिवाइडेड बाय 4000, ऐसे करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने सारे बैचेस होंगे, क्योंकि ये क्या आया है, ये हो गया हम लोग का नंबर ऑफ बैचेस, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 10 बैच, ये तो कंप्लीशन का हो गया, 10 बैच, 5 बैच और 15 बैच। एक मिनट, यहाँ पर 1040 क्या निकल के आया, ये रेट निकल के आया शायद, हाँ, स्टोरेज रेट पर बैच, अच्छा एक बैच का 1040 है, सॉरी एक बैच का 1040 है, मैंने उल्टा बता दिया, एक बैच का 1040 है,
एक बैच का खर्चा है 1040 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब एक बैच जो है फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन बैचेस ऑफ मटेरियल, ए का 10 बैच मटेरियल लगता है, तो फिर एक बैच का अगर इतना है तो 10 बैच का कितना हो जाएगा 1040 इंटू 10। लेकिन ये क्या होगा, ये कितने यूनिट का निकल के आ रहा है, ये 4000 यूनिट का निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये 10 बैच जो है ये पूरा कंप्लीशन यूनिट के लिए 10 बैच लगेगा। यानी ये जो खर्चा आ रहा है ये फॉर 4000 यूनिट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 10 बैच फॉर कंप्लीशन यूनिट। लेकिन हम लोग यहाँ पर यूनिट के हिसाब से दिखा रहे, तो एक यूनिट का कितना होगा, तो ये खर्चा डिवाइडेड बाय 4000। तो बेसिकली लिखना कैसे होगा, एक बैच का खर्चा 1040, ठीक है, तो 10 बैच का खर्चा जितना होगा। अब ये पूरा नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूनिट पे कर रहे हैं, 10 बैच फॉर कंप्लीशन यूनिट, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4000 इज द कंप्लीशन यूनिट, तो 4000 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक यूनिट का खर्चा कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखो 1040 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4000, तो ये हो जाएगा 2.6, ठीक है, 2.6। अच्छा, ये एक यूनिट पे हो गया। फिर से ऐसे ही 1040 एक बैच का, तो 5 बैच का कितना हो जाएगा। अब ये 5 बैच पूरे बी प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए लगता है, और बी प्रोडक्ट कितना यूनिट बना है, बी प्रोडक्ट बना है 3000 यूनिट, तो डिवाइडेड बाय 3000, तो 1040 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3000, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1.733 लिख देते हैं, ठीक है, 2 डेसिमल तक लिखते हैं। फिर 1040 इंटू और डिवाइड करना पड़ेगा 1600 से, और इंटू कितने सारे बैचेस हो रहे हैं वो देखते हैं। 15, ठीक है, 15, तो 1040 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 1600, 9.75 हो गया। अब नेक्स्ट खर्चा है हम लोग का लास्ट, इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी का कितना कैसे खर्चा होगा, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन, एक यूनिट बनाने में, अब ये एक यूनिट का दे रखा है, 6 नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, 6 नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं एक यूनिट बनाने में, और एक ऑपरेशंस का खर्चा कितना होता है 1.08 पर मशीन ऑपरेशन। एक मशीन ऑपरेशन का खर्चा है 1.08, तो एट द रेट ऑफ 1.08 पर मशीन ऑपरेशन, ठीक है। एक यूनिट बनाने का 1.08 जो है, सॉरी, एक मशीन ऑपरेशन का खर्चा होता है 1.08, एक यूनिट बनाने में 6 मशीन ऑपरेशंस लगते हैं, तो इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि हमें तो एक यूनिट का ही खर्चा चाहिए। 1.08 इंटू ये कितना है 3, और उसके बाद वाला 2, तो 1.08 इंटू 2, तो 1.08 इंटू 6, तो ये हो गया 6.48, और इसका आधा हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.24, और 2 1.08 इंटू 2 2.16, ठीक है। अब हम लोग करेंगे टोटल यूनिट कॉस्ट का टोटल। अब ये कितना हो जाएगा यूनिट कॉस्ट का टोटल, यहाँ 13 था, 13 प्लस 3 प्लस 2 मतलब 5.6 प्लस 6.48, 5.6 प्लस 6.48, तो ये हो जाएगा 25.08, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे टोटल कॉस्ट इंटू 4000, क्योंकि ये प्रोडक्ट 4000 यूनिट बना है, ठीक है, तो 1,03,20। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 3.24 1.73, 3.24 1.73 प्लस 4.5 9.47, और यहाँ पर है 19.5 19.5, तो ये हो गया 28.97 28.97, तो इनटू कितना हो जाएगा, कितना यूनिट का प्रोडक्शन है यहाँ पर 3000, तो ये हो जाएगा 86,910, ठीक है। अच्छा, अब इसका टोटल करते 2.25 प्लस 9.75 2.16 प्लस 16 30.16,
और ये कितना यूनिट बन रहा है 1600, तो टोटल भी निकल के आ जाएगा 48,256, 48,256, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट निकल के आ गया। अब हमें नीचे कंक्लूजन भी बोला था इसके साथ कि दोनों के टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंसेस आए वो क्यों आए हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर 1,320,000 है, जबकि इसका कितना आया था, देखो यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर आया था 86,000, ठीक है। इसका 96,750, इसका आया 86,910, इसका 48,256, इसका आया 52,800, ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअली जैसे काम हुआ है उस हिसाब से खर्चा लगाया गया, जहां पर बैच ज्यादा है बैच का खर्चा ज्यादा हुआ, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा हुआ वहां लेकिन सारे खर्चे को सिर्फ 17 रुपीज के हिसाब से बांट दिए गए, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंसेस क्यों आया, उसी वजह से ही आया। तो लिख लेते एक बार, द डिफरेंस इन the total cost under the two system is due to the difference in the overhead borne by each of the product full stop the ABC यानी activity based appear to be more प्रीसाइज, ठीक है, ये ज्यादा प्रिसाइज है। क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पर इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को फॉलो करने की वजह से क्या हुआ, जहां पर बैचेस ज्यादा लगे हैं वहां बैच रिलेटेड खर्चा ज्यादा होना चाहिए, जहां पर कम हुआ है कम, जहां पर ज्यादा हुआ है। अब जहां पर मशीन ऑपरेशन ज्यादा है वहां पर खर्चा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बैच भी ज्यादा था, मशीन का खर्चा भी ज्यादा था, ठीक है। और यहाँ पर मेटेरियल का जो वेटेज है, वेटेज भी अगर देखोगे तो शायद ए वाले में ही ज्यादा था मटेरियल का वेटेज, देखते हैं। हाँ ए वाले में नहीं, ए वाले में नहीं, इसमें ज्यादा था, तो मटेरियल का खर्चा इस पे ज्यादा लगना चाहिए वेटेज हिसाब से, ठीक है। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट वे है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्टिविटी के हिसाब से दिखा रहे हैं, और यहाँ पर भी ओवरहेड का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट जरूर हुआ है बट नॉट एज पर एक्टिविटी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अलग आया है और यहाँ पर अलग आया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया, मतलब बोल सकते हो कि ओवरऑल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है क्यों नहीं पूरा चीज, और ये क्वेश्चन के साथ हम लोग पूरा एनालिसिस समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज तो हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग बाकी क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि क्वेश्चन थोड़ा सा লাস্ট लेंथी। লাইনটা দেখাবেন। अच्छा देखो, ठीक है, फिर और कुछ नहीं बोलना है मुझे फिलहाल, ठीक है। तो हम पीडीएफ शेयर कर देंगे जहां से मैंने क्वेश्चन करवाए, तुम लोग चाहो तो अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ठीक है।